जी सामकुरन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। इस वीक में मार्केट को देखा जाए तो काफी हद तक मार्केट जो है वो स्टेबल रही है, रेंज में रही है। ओवरऑल जो है -0.8% जो है इसकी इस वीक क्लोजिंग हुई है। हालांकि अगर आप देखें, एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब जो है वो हम पे गिरा दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो है पेट्रोल की कीमतें जो है वो तकरीबन 460 रुपीज पे लेके जाने लगे हैं और एकदम से हलचल मच गई। पूरी दुनिया जो है, पूरे पाकिस्तानी जो है वो घबरा गए और फिर एक दिन के बाद जो है गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम 80 रुपीज जो है इसको कम करने लगे। और ये पहले भी गवर्नमेंट इस तरह से करती रही है। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद ऐसा ये जो पहले इस तरह से गवर्नमेंट ने किया कि पहले पेट्रोल ज्यादा बढ़ा दिए, फिर एकदम से कम करके थोड़ा सा आवाम को जो है वो कंफर्टेबल कर देती है। हालांकि मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट ने उतने ही प्राइस बढ़ानी होती है जितनी कि वो एक फाइनली जो प्राइस होती है वो कर लेते हैं। अब उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है, ये नंबर तो थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप जो है डिफेंसिव वाले सेक्टर्स में आ सकते हैं। अब उसके आज रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, लेकिन अब इस सेशन को हम थोड़ा सा स्टार्ट भी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ईरान एंड यूएस की जो जंग इस टाइम पे चल रही है, इस वीक पूरे वीक में सिर्फ मेरे ख्याल से धमकियों के अलावा या इस तरह की जो ट्रम्प की जो आप लोगों को पता है कि यू टर्न्स डेली बेस पे जो आ रहे होते हैं, उसके अलावा और कोई इतनी सिग्निफिकेंट कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। ट्रम्प ने लेटेस्ट जो है वो 6 ऑफ अप्रैल को अल्टीमेटम दिया हुआ था। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कोई ऐसी खास न्यूज अभी तक नजर नहीं आई। तो देखते हैं कि इस आगे क्या चलेगा। अभी तक जो है मार्केट्स उस तरह से ही रिस्पॉन्ड कर रही हैं जिस तरीके से उनको अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से रिस्पॉन्स करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे देयर इज टू न्यूज। एक तो बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि जैसे ही प्राइसेस यहाँ पे ऑयल की बढ़ी हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ट्रेडिंग्स में हम आप लोगों को 20% ऑफ देने लगे हैं और इसकी जो डेडलाइन होगी वो 6 ऑफ अप्रैल होगी। यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये नजर आ रहा होगा। आप लोग जो है 6 ऑफ अप्रैल को रात के 10-11 बजे तक आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जो ट्रेनिंग हम डिलीवर करें ट्रेडिंग मास्टरी की, इन्वेस्टमेंट मास्टरी की, ऑल्दो मेरी जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई हुई थी, लेकिन अगेन यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। इसके अलावा फॉरेक्स फंडामेंटल्स में अगर आप लेना चाहते हो, क्रिप्टो की आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या अगर आपके जो हमने किड्स का सेक्शन एक स्टार्ट किया, अगर आप उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो अगेन आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पेज पे भी, सरमाया के पेज पे भी दिखा देता हूँ कि आप लोग ये डेडलाइन कहाँ से आप जाके इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आए, ये आप लोगों के सामने ट्रेनिंग्स का पेज नजर आ रहा होगा। इसकी डेडलाइंस वगैरह सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। हर ट्रेनिंग के साथ मेरी क्लोज थी, लेकिन अगेन आप लोग रजिस्टर इसके लिए भी कर सकते हो। इसी तरीके से क्रिप्टो फंडामेंटल्स या आपने फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर किड्स के लिए करना है तो आप लोग इसके लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेट के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे बुल्स एंड बीएस फॉर्मेट, जो लोग नए आ रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट हम बताते चले। जैसे कि टॉप डेवलपमेंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये मैं कवर करता हूँ। फिर उसके बाद मार्केट रीकैप और स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस जो है फराज अपने एंड पे कवर करते हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स जो है मैं अपने एंड पे कवर करता हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्या चल रही है, लोकल क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही है। फिर उसके बाद हमारी इस वीक की जो भी टॉप स्क्रिप्ट्स होती हैं उसको डिटेल में, टेक्निकली या फंडामेंटली, मैं और फराज दोनों कवर करते हैं। फिर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट्स जो है ये अगेन मैं और फराज भी अपने एंड पे कवर कर रहे होते हैं। फिर इसमें गोल्ड भी आता है, फॉरेक्स वगैरह भी आता है। और जो लास्ट सेगमेंट होता है उसमें हम सलमान को बुलाते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और जो भी हमारे सेटअप्स इस दफा बन रहे होते हैं वो टेक्निकली फराज अपने एंड पे कवर करते हैं। अच्छा, एक मैं अनाउंसमेंट करना भूल गया था कि मंडे को यूएस मार्केट के ऊपर मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। जैसे कि पहले आप लोग देख रहे हैं कि नवंबर में मैंने जिस तरीके से एनालिसिस किए थे, नैस्डैक 100 का जो रिटर्न है या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न 18 से 20% के दरमियान रहे, और हमारी जो मार्केट है वो तकरीबन -% में रही थी, -3% में रही थी। सो अगेन मैं कुछ एनालिसिस वहां पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि मेरे ख्याल से कभी भी आप लोगों ने इस तरह के एनालिसिस नहीं देखे हुए, किस तरीके से इस तरह के रिटर्न्स बनते हैं। तो अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये भी अगेन स्मॉल फी है, $9, कोई इतना ज्यादा पैसे नहीं है। तो अगेन आप लोग इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। 22 लाख रुपए मेरे एक दोस्त ने सिर्फ टैक्स में सेव किए हैं। दूसरे दोस्त ने ऑलरेडी 10 लाख रुपए सेव कर दिए हैं और अभी 10 लाख रुपए और रहते हैं जो कि जून 2026 तक सेव होंगे। अब इन दोनों दोस्तों ने किस तरह सेव किया है? थ्रू पेंशन फंड, यानी कि सिर्फ अभी पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया है और अपना टैक्स सेव कर दिया है। तो मैं करने जा रहा हूँ वेबिनार जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आप अपना पेंशन फंड का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, और मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आप अपना पेंशन फंड का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपना टैक्स रिबेट कैसे क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा लाइव इंटरेक्टिव सेशन के अंदर, जो कि होने जा रहा है 20 अप्रैल 2026 को रात 7 बजे। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं
इस पर्टिकुलर वेबिनार में रजिस्टर करें आज और अपना टैक्स सेव करें। चले हम फराज भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस दफा की मार्केट के क्या क्या सिनेरियो बना है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जी फराज भाई कैसे हैं और मार्केट का रिव्यू भी देते हैं। जी हमारा अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। पिछला हफ्ता बड़ा अच्छा रहा। जो हमने लास्ट वीक जो भी एनालिसिस किए थे, जो भी अपने सिग्नल्स या कॉल्स शेयर की थी, उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास KSB पंप है। यहाँ पे हमने सजेस्ट किया था कि नीचे आए 170 के अराउंड, इसको बाय करना चाहिए। इस पर इनसाइड ट्रेडिंग चल रही है, इनसाइड ट्रांजेक्शन चल रही है। सो इधर हमने 170 से ये बाउंस करता हुआ अभी 196 के अराउंड चल रहा है, एक अच्छी कॉल रही। इसके अलावा हमने गोल्ड के एनालिसिस एक शेयर किए थे कि भाई 4605 से ऊपर जाएगा तो फिर बाई कीजिएगा, और ये बड़ा परफेक्टली प्ले किया। हमारी जो फर्स्ट टारगेट था 4737 का, उसको जाके हिट किया। पहले 4605 ब्रेक किया और देन उस टारगेट को जाके इसने हिट किया, बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। फिर सेकेंडली हमारी जो फॉरेक्स के ऊपर की ट्रेड थी, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर, ये भी हमारी परफेक्ट कॉल रही और इसने भी अपने टारगेट को जाके हिट किया है। फिर लाइडो जो था हमारा क्रिप्टो का, और इसके ऊपर भी जब संडे को आपको ये कॉल मिली होगी तो यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था और इसने भी अपने जाके दोनों टारगेट्स को हिट किया। अगेन यहाँ पे ICNT USDT, इसमें ये प्रोविजनल कंडीशनल सेल स्टॉप बताया था कि ये ब्रेक करे तो फिर इसको शॉर्ट करें, ये इसके टारगेट्स थे। राइट नाउ ये ट्रिगर करके नीचे ही ट्रेड हो रहा है और बहुत अच्छे इसने तरीके से फर्स्ट टारगेट जो था वो इंस्टेंट ही किया और सेकंड टारगेट भी इसने जाके हिट करा दिया। ओवरऑल एक अच्छा वो रहा। इसके अलावा टेक्निकल से आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है, अब जैसे हमारी जो लास्ट टाइम की कॉल थी गरीबवाल सीमेंट की, उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि बाय स्टॉप, यानी कि जब ये 46 से ऊपर जाएगा ये लेवल जो है, फिर आप बाय कीजिएगा। इसी तरीके से LSEVL और नेशनल फूड्स 325 के अराउंड बताया था बाय करने को, वो टेस्ट नहीं हुआ। सो ये जितनी भी कॉल्स हैं वो इंटैक्ट हैं। इसी तरीके से जो लास्ट वीक की, उससे लास्ट वीक की जो थी सर्ल और मेपल लीफ सीमेंट वगैरह जो भी कॉल्स थी, उनके भी इसी तरह के बाय स्टॉप कंडीशनल बाइंग बताई गई थी कि जब तक वो रिकवर करके ऊपर नहीं जाते तो उसको बाय अटैम्प्ट ना कीजिएगा। इसके अलावा जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो स्ट्रगल कर रही है, साइडवेज हुई हुई है, वॉलेटाइल है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, नहीं समझ आती। सो स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट या कोई भी स्टॉक मार्केट हो, वो एसेट बिल्डिंग के लिए होती है। आप हमेशा से अपने स्टॉक्स को खरीदें और थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए उसको प्ले करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन आप स्विंग ट्रेड्स भी करते हैं तो वो भी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक भी चल सकती है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के अलावा फॉरेक्स, कमोडिटीज़ और क्रिप्टो को ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं कुछ यहाँ पे अपनी ज़बरदस्त सी हमारी जो सरमाया अलुमनाई की कम्युनिटी है उसमें सक्सेस स्टोरीज दिखाता हूँ कि ये लोग ना सिर्फ PSX को ट्रेड कर रहे हैं जब PSX नहीं परफॉर्म कर रही होती। सो जो एवरग्रीन मार्केट्स हैं, स्पेशली फॉरेक्स और क्रिप्टो, उसमें आपको कहीं ना कहीं ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। यहाँ पे आप सक्सेस स्टोरीज देखते चले जाएँ। 74% रिटर्न ऑन अ सिंगल ट्रेड, 26%। अगेन ये प्राइस की परसेंटेज है, क्या पता इन्होंने रिस्क कम लिया हुआ हो। इसी तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि भाई 3% प्रॉफिट पर मंथ का टारगेट करें। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो मैसिव रिटर्न्स होते हैं। इवन अगर आप स्टॉक्स भी कर रहे हैं तो आपका ये 36 to 40% पर एनम के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पे हमारी जो ये चल रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त, काफ़ी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, 3% प्रॉफिट के टारगेट्स को हिट करें। अगेन यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं कि जब मार्केट डूम एंड ग्लूम सिचुएशन में चल रही है तो यहाँ पे जो सलमान का क्रिप्टो फंडामेंटल का कोर्स है वो इनके लिए किस तरीके से हेल्प कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे अपने रिटर्न्स दिखाए हुए हैं, वो 170% की गेंद की राइड ली है। अब ये रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन पे आउट $1500 का पे आउट। ये मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये बहुत थोड़े से पैसों से आप इन प्रॉफिट्स को ख़रीद सकते हैं और उसके बाद वो करते हैं। एक चीज़ एक और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्किल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगेन $3600 का पे आउट। अब जब हालात ख़राब हैं तो आप डॉलर्स में पैसे बनाएं और यहाँ से अच्छे पैसे कवर कर सकते हैं। एक और ये फंडेड अकाउंट इनको मिला है। फिर ये फतेह बरोई हमारे बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर हैं। 8 कॉल्स इन्होंने यहाँ पे शेयर की गई हैं जो खुद भी ट्रेड कर रहे होते हैं। 7 की DP हिट हुई है, मैसिव विन रेट है। इसके अलावा एक और देखें यहाँ पे थीटा USDT, ये शॉर्ट का सेटअप है, ज़रूरी नहीं होता आप हमेशा लॉन्ग को प्ले करें। इन्होंने 28% की राइट ली है। अगेन हसीब बेग, इनका अभी रिसेंट लास्ट वीक ही लर्न टू अर्न की एक एपिसोड आई थी। इन्होंने 15 कॉल्स अपनी शेयर किए कम्युनिटी से, 11 के TP हिट हुए हैं। अगेन मैसिव विन रेट। जो मैंने CWT की स्ट्रैटेजी बताई है, इसके ऊपर के रिजल्ट यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी से बेहतर कोई और स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। अगेन ये यूट्यूब पे किसी किताब पे नहीं मिलेगी, बड़ी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी है। फिर जो अमार यहाँ पे फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट मास्टरी करा रहे होते हैं वो सिर्फ
लिमिटेड नहीं है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। इनका इन्वेस्टोजीनी मॉडल आप दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मार्केट पे अप्लाई करेंगे सो आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये बहुत बड़े पैसे इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। अगेन इसी तरीके से जो हम बुल्स एंड बेयर्स में कॉल दे रहे होते हैं या अपनी प्रीमियम या जो डिस्कॉर्ड के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, उस कॉल के ऊपर यहाँ पे $667 के प्रॉफिट हुए हुए। एक और पे आउट यहाँ पे नज़र आ रहा है $330। अगेन एक और फंडेड अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। ये जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं ये मैं करूँ तो पूरा शो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। बहुत बड़े पे आउट्स आ गए। अगेन $3500 का एक है, $3300 का एक है। ये पे आउट्स डॉलर्स में आप लोग भी ले सकते हैं अगर आप स्किल्स को सीखें और सीखने के बाद 1 साल 1.5 साल मेहनत करें तो ये रिटर्न्स आ सकते हैं। जब मुल्क में ऐसे हालातों की इन्फ्लेशन बढ़ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने खर्चे आपने कहाँ से पूरे करने, सो ये एक आपकी साइड इनकम स्किल्स बेस्ड बहुत अच्छी हो सकती है जिसमें आपको बहुत कम पैसों से आप बड़े पैसे यहाँ पे बना सकते हैं। सो ओवरऑल वीक हमारा जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे एलुमनाई का तो बहुत अच्छा रहा। अगेन स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हालात अगर ख़राब हैं तो ये फिर भी पैसे बना रहे हैं। परफेक्ट हो गया। चलें इसको मैं थोड़ा सा और भी कैरी फॉरवर्ड करता हूं। और जैसे कि हम अलमनाई तो हमारे पैसे बना रहे होते हैं और उसमें मजेदार चीज ये होती है कि इनको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस टाइम पे कौन से स्टॉक्स में जाना है, कौन से क्रिप्टो को पकड़ना है, कौन से फॉरेक्स के अंदर एनालिसिस करने हैं, टेक्निकली कैसे देखना है। तो ये सारी स्किल्स जो होते हैं ये आपके लाइफ टाइम काम आते हैं। और एक बड़ी मजेदार चीज है कि कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो 50s एंड 60s में हैं और कभी जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो वो अक्सर कहते हैं कि हमारे भाई जब आपसे हमने कोर्स लिया या फराज से कोर्स लिया तो उसके बाद अब हम रिटायरमेंट का सोच सकते हैं कि हमने जो पैसे बनाए थे तो हमें पहले सोच नहीं आती थी कि इसका क्या कर सकते हैं, ये ना हो कि हमारे पैसे सारे खर्च होते हैं। तो अब रिटायरमेंट के बाद दे से कि हमारे पास स्किल है, हम इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर भी पैसे बना सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। और इस टाइम पे आपको ये बताते चले कि दुनिया के अंदर ये जो स्किल्स आ रही हैं ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत ज्यादा ये टॉप जो रिच आप कह लें कि सेगमेंट्स होते हैं उसमें आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है। और इसमें हेज फंड्स अगर आप देखें इंटरनेशनली वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ये दोनों चीजें इन्वेस्टमेंट भी एंड ट्रेडिंग ये दोनों को कंबाइन करके प्ले कर रहे होते हैं और इसमें बड़े फिनोमिनल रिटर्न्स जो है लोगों के बन रहे होते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों को कभी वो स्टैट्स वगैरह भी दिखाएंगे। अच्छा यहाँ पे 9 दिसंबर को मैंने आप लोगों को देखें अब ये हम सोशल मीडिया के ऊपर मैं भी फराज भी दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और आप लोगों को बता रहे होते हैं 9 मार्च को जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही थी बड़ा क्लियरली मैंने बताया, 2-3 वीडियोस भी बना दी। मैंने कहा कि आप डिफेंसिव सेक्टर्स में आ जाएं, उसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, रिफाइनरीज हैं, ऑयल मार्केटिंग है, बैंक्स है, आईटी कंपनीज हैं, इस साइड पे आ जाओ। आपने सीमेंट्स लिए हैं, चाहे मैंने सजेस्ट किए हो किसी और ने सजेस्ट किए हो, अगर आप बेचना चाहते हैं बेच के इधर आ जाओगे तो थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। पहले रिजल्ट्स देख लें फिर आपके पास आपको मैं रीजन बताता हूं कि मैंने क्यों बताया आपको। ठीक है, यहां पे देखें ये आपके सिक्लिकल मैंने आज के दिन इसको अपडेट भी किया। ये 1 मार्च से लेके जब से वॉर आपकी स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे जरा सिक्लिकल्स की परफॉर्मेंस देखें। इसमें अच्छे वाले सीमेंट्स के स्टॉक्स भी हैं, ये बुरे नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मेरे भी कुछ रिकमेंडेशन है लेकिन अगेन मैंने क्यों आप लोगों को कहा कि अगर आप इधर इसको बेच के भी दूसरी साइड पे भी आ जाओ तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो सकती है। यहाँ पे देखें ये स्टॉक्स -20s में आ गए, यानी कि 1 मार्च से लेके ये -15 -20 के राउंड अबाउट चल रहे हैं। केएसई इंडेक्स -10% परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो अगर इसका मैं रफ एस्टिमेशन थोड़ी सी लगाऊं, एक अप्रोक्सीमेट देखें तो ये तकरीबन -18% की परफॉर्मेंस है। ठीक है, और अभी तो इसमें बुरे स्टॉक्स नहीं डाले जो कि वीक है फंडामेंटली, वो इससे भी ज्यादा गिरे हैं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे एवरेज तकरीबन -18% ही गिरे हैं। ऑन दी अदर हैंड मैंने जो आप लोगों को कहा कि अगर डिफेंसिव वाली साइड पे आ जाओ जिसमें ऑयल एंड गैस वाली साइड आ गई, आप यहाँ पे देखें पीआरएल जो है वो तकरीबन 18% परफॉर्म किया है 1 मार्च से अब तक। एटीआरएल 13% कर रहा है, एनआरएल जो रिफाइनरी 9% है, मिजान बैंक 4%, आपके मारी सिस्टम्स पीओएल ये सारे तकरीबन पॉजिटिव हैं। केएसएल इंडेक्स -10 चल रहा है। अगर इनकी तकरीबन मैं एवरेज फिर भी निकाल लूं जिसमें से इसमें 2-3 जो मेरे फातिमा जैसे मेरी टॉप पिक में नहीं था, बाकी तकरीबन इसमें मेजोरिटी मेरे टॉप पिक्स में है, तो ये तकरीबन 0% के पास आपका बनता है। ये स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं गिरे। सो यहाँ पे एक चीज को समझे, अगर लेट्स सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हो, -18 का मतलब है कि 1,80,000 आप नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और यहां पे अगेन सिर्फ सेक्टर्स को थोड़ा सा शिफ्ट करने से आपके पैसे यहां पे बच रहे हैं, यानी कि 1,80,000 रुपए तो आपको विद इन 3 वीक्स या 4 वीक्स हम आपको सेव करके दे रहे हैं, वो भी लिटरली सोशल मीडिया के ऊपर आके। ठीक है, अच्छा अब सिंपल रीजन समझो, ऑयल का रेट ऊपर जा रहा है,
ये रिफाइनरी क्यों इतनी तेजी से भाग रही है। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग इसको भी समझे। 2022 के अंदर जहां पे अगेन जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि किस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, मार्केट जब आपकी नीचे गिर रही थी, ये मेरा पोर्टफोलियो ऊपर वाली साइड पे जा रहा था। ये एक बैक टेस्टिंग भी है और उस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। अगर आप यहां पे सिंपल देखें, जो टॉप 10 स्टॉक्स में आ रहे हैं उसमें मेरे पास सबसे अच्छा मेरा जो मॉडल है, इन्वेस्टर्स मॉडल, जो अभी फराज ने भी आपको दिखाया है, उसमें पाकिस्तान रिफाइनरी टॉप पे आ रहा है, फिर अटक पेट्रोलियम ऑयल है, ठीक है, फिर आपका पीएसओबी ऑयल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ऑयल है, एटीआरएल अगेन रिफाइनरी ऑयल है, एंड पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये भी ऑयल की शिपिंग करते हैं। तो 10 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक्स तो ऑयल से रिलेटेड है। सो पोर्टफोलियो नहीं गिरा, ठीक है ना। अब यहां पे वही बात कि इस टाइम पे भी रिफाइनरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और अभी भी रिफाइनरी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट आप सीखते हो ना कि किस टाइम पे कौन सी चीज बेहतर आपकी परफॉर्म करती है, ये आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इसी को हम ट्रेन भी करते हैं, आप लोगों को बताते भी हैं कि कैसे आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप यूज करके अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर इसको लेके आए, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट्स पे चलते हैं। ये लास्ट वीक है हमारी, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। इस वीक के देखते हैं। आईएमएफ ग्रुप्स 1.2 बिलियन डिस्बर्समेंट अंडर ईएफएफ एंड आरएसएफ प्रोग्राम, टोटल प्रोग्राम रीचेस 4.5 बिलियन। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अच्छी चीज है हमारे लिए। आईएमएफ का जो हमारा प्रोग्राम है वो कंटिन्यू हो रहा है। दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व्स हिट 21.7 बिलियन 4 ईयर हाई, व्हिच इज अगेन गुड। हमारे रिजर्व्स जो है वो हिट ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रही है, आम आवाम के ऊपर बर्डन डाल रही है। हम समझ सकते हैं उसके इन्फ्लेशन के ऊपर बुरा इंपैक्ट आएगा, लेकिन अगर हमारे सब्सिडी नहीं यूज होती, सब्सिडी अगर हम ना दें तो हमारे रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म पे जो आपकी पहले 2022 में करेंसी डेप्रिशिएट हुई थी, वो उसके ऊपर प्रेशर निस्बतन कम आएगा। ये नहीं कहूंगा कि प्रेशर उस पर आ भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कम आए, इस वजह से बर्डन कंज्यूमर पे डाल देना थोड़ा सा बेहतर है। हाँ, हिट होगी, थोड़ा सा महसूस होगा, दर्द भी होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें इस चीज को लेके चलना है, ठीक है। पेट्रोल प्राइसेस ऑलरेडी मैंने बताया 458 पहले बढ़ा दी थी, फिर अगेन फ्राइडे की रात को इसको कम करके अब ₹380 पे कर दी। ये क्रॉस मैंने इसलिए कर दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी इससे थोड़ी, लेकिन यहाँ टिक मार्क इसलिए किया कि आप सब्सिडी कम यूज करेंगे। ऑल्दो इसमें सब्सिडी बिल भी डाल दी है इन्होंने, लेकिन जितनी कम यूज होगी उतनी हमारे लिए बेहतर है। पाकिस्तान इकोनॉमी एक्सपैंड्स 3.9% इन Q2 फिस्कल ईयर 26 विद इंडस्ट्री ग्रोथ एट 7.4%। ये एक हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद आ जाए, फूड इन्फ्लेशन एस्केलेट्स फ्रॉम फ्यूल हाइक्स क्रिएटिंग कॉस्ट प्रेशर। तो ये बुरी चीज होगी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। पोर्ट कासिम अप्रूव ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ 3,500 TEUs। तो ये भी हमारे जो ऑयल का मसला चल रहा है मिडिल ईस्ट की वजह से, वहां पे पोर्ट कासिम हमारा थोड़ा सा बिजी हो गया, उसकी वजह से काफी हद तक हमारी डेवलपमेंट चल रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर कैपेसिटी अप्रोचेस 500,000 यूनिट्स विद 12.6% एक्सपोर्ट ग्रोथ पोटेंशियल, व्हिच इज अगेन गुड। वो नजर आ रहा है कि ऑटोमोबाइल की हमारी जो ग्रोथ है वो कैपेसिटी अच्छी फिलहाल चल रही है। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन के बाद कितना इस पे नंबर्स पे हिट आएगा। ऑल्दो सिक्लिकल सेक्टर है थोड़ा सा, इस वजह से मैंने तो सजेस्ट किया कि डिफेंसिव वाली साइड पे आ जाए। हो सकता है फंडामेंटली अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं, वो आपकी मर्जी, आप उसमें रह सकते हैं। मेरी सजेशन ये होगी कि डिफेंसिव वाले स्टॉक्स ज्यादा बेहतर इस टाइम परफॉर्म करेंगे, उस पर आ जाओ, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स 22.6%। तो ये आपकी इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट गिरी है, इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 डिस्पैचेस आपके बढ़ रहे हैं, विच इज अ गुड साइन कि आपकी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ रही है। लास्ट मंथ का अभी नंबर्स नहीं आए, वो भी पता लगेगा कि ऑयल के रेट ऊपर जाने की वजह से कितने डिस्पैचेस के ऊपर हिट आई है। अगर आप देखें, सीमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है और आपके म्यूचुअल फंड जो है वो उसको सेल भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि क्यों आप देख रहे हो कि सीमेंट स्टील वगैरह जो है थोड़े से बिक रहे हैं, क्योंकि बाय लॉ ये चीज अगेन मैं सबसे थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा सबकी। म्यूचुअल फंड्स को बाय लॉ 70% अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में रखनी होती है, इक्विटी फंड्स के अंदर, ठीक है। सो कुछ ना कुछ सेक्टर तो वो लाजमी रखेंगे, यानी कि वो सब सेक्टर्स को सेल नहीं करेंगे। उनमें से पहले जिन सेक्टर्स को वो सेल करते हैं वो सिक्लिकल्स होते हैं, जिसमें आपके सीमेंट, स्टील, ऑटोस वगैरह थोड़ी सी आती हैं, और डिफेंसिव वाले में थोड़ा सा वो पैसे रखते हैं। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि डिफेंसिव साइड पे आप आ जाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फर्टिलाइजर प्राइसेस स्पाइक ग्लोबली। ये एक अच्छी चीज नहीं है, ग्लोबली ज्यादा रेट बढ़ने से थोड़ा सा फूड की इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। ट्रम्प सिग्नल्स विलिंगनेस टू एंड ईरान वॉर विदाउट रीओपनिंग हॉर्मस। ईरान पार्लियामेंट अप्रूव्स स्टेट ऑफ हॉर्मस टॉल प्लान। तो ये अगेन थोड़ा सा टॉल जो है वो ईरान के लिए फायदेमंद है।
ये ट्रम्प बार बार आपको पता है यू टर्न ले रहा है, पहले कहता है कि वॉर एंड करनी है, फिर वो दोबारा से कहता है नहीं नहीं भाई हम अटैक करने लगे हैं। तो बड़ा खिचड़ी सी पकी हुई है सह पे कि पता नहीं क्या बात आगे जाके क्या होगा। लेट्स सी क्या सिनेरियो होता है। फिलहाल मुझे लग तो ये रहा है कि शायद अब थोड़े से ओपन इंटरेस्ट जो है ऑयल वाली साइड पे कम होंगे। लास्ट जो फ्राइडे को बढ़ गया था, अभी भी मुझे लगता है कि आपके जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है थोड़े से कंफ्यूज है। लेट्स सी क्या आगे बढ़ता है। पाकिस्तान डेब्यूट्स फर्स्ट रुपी ग्रीन बॉन्ड ऑन पीएसएक्स फॉर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। सो इन्होंने बॉन्ड एक लॉन्च किया है जिसकी वजह से रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के आवाम से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और उससे थोड़ी सी बेहतरी करेंगे, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन सीन नियर 8.5% इन मार्च। तो एक्सपेक्टेशन है कि 8.5% के पास आएगी। मार्च ओएमसी सेल्स वॉल्यूम सर्ज 13% मंथ ऑन मंथ। तो आपकी जो ऑयल की जो सेल है वो जाहिर सी बात है रेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, तो उसकी वजह से इनकी सेल भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, जुलाई फरवरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज डिक्लाइन 22%, यानी कि पिछले 9 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर आपकी जो एफटीआई है यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो निस्बतन कम होगी। ठीक है, सो ये थी सारी डेवलपमेंट्स फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। अब चलते हैं फराज की तरफ। जी फराज, थोड़ा सा आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी ओवरव्यू देते हैं। जी बिल्कुल अमार, KSE 100 का आउटलुक हम डिस्कस कर लेते हैं। इतनी कोई चेंज आई नहीं है, जहाँ पे लास्ट वीक था वैसे ही इंडेक्स तकरीबन वहीं पे क्लोज हुआ है 0.86 माइनस में, और जिस जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा था उसी में ही वो हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे अपने बुलिश इंडिकेशंस के पॉइंट्स को एक दफ़ा से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सजेस्ट किया हुआ था कि भाई EMA 21 एंड 55 और वीकली इस बैंड के अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं और उसको सस्टेन कर रहे हैं। EMA 55 की सपोर्ट को वैसे ही हुआ अभी तक सपोर्ट कर रहा है, उससे ऊपर की क्लोजिंग आई है। ये एक अच्छा साइन है, अच्छी उम्मीद है कि यहाँ से ये अच्छा एक बाउंस आ सकता है, अच्छी इंडिकेशन है। सो अगर इसे नीचे बंद होती है और ये फिर आपका डेड क्रॉस हो जाता है EMA 21 और 55 का, तो फिर ये ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी। फिलहाल अभी उसमें टाइम है, सो लग ऐसे ही रहे कि यहाँ पे ये बहुत हुआ तो साइडवेज एक्यूमुलेट होती रहेगी मार्केट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे EFI बुलिश डाइवर्जेंस के ऊपर हमने बात की थी लास्ट टाइम, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये इंडिकेटर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम जब इसमें बुलिश डाइवर्जेंस आई थी तो मार्केट 160,000 से लेके 190 की तरफ चली गई। वहाँ पे जब गया तो एग्जैक्टली इसने बेयरिश डाइवर्जेंस भी दिखाई। इसके अंदर ये EFI इंडिकेटर के अंदर आपके वॉल्यूम्स बाय मोमेंटम ये दोनों फार्मूले में इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम्स को भी देख रहा है। तो राइट नाउ जो करंट सिनेरियो है, बुलिश डाइवर्जेंस आ गई है, स्टिल ये दोबारा से ऊपर जाके ओवर बॉट कंडीशन पे नहीं गया, सो स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से ये वो करे बढ़े। फिर उसके बाद हमने क्लिंगर ऑसिलेटर के ऊपर बात की थी वीकली के ऊपर, कि वीकली का क्रॉस ओवर होना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपेक्टेड यही था कि 6 अप्रैल की जो वीकली की क्लोजिंग होगी उसमें ये काफ़ी हद तक इसको क्रॉस कट जाएगा या एटलीस्ट टेस्ट कट जाएगा। लेकिन जो करंट सिनेरियो है वो कुछ इस तरह का बन रहा है कि अभी दोबारा से ये नीचे की तरफ ड्रॉप होना शुरू हो गया है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अगर ये यहाँ से जो प्रीवियस हिस्ट्री 143 समथिंग के लोज थे, अगर उसको ब्रेक करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी, जो कि एक अच्छा साइन होगा। सो लग ऐसा रहा है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर देगी, और फिर लास्ट टाइम जब हमने इस तरह की डाइवर्जेंस देखी थी उसके बाद ये दोबारा से मार्केट रैली में कन्वर्ट होती हुई हमें नज़र आई थी। फिर डेली बुलिश डाइवर्जेंस RSI के ऊपर बनी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि ये डबल बॉटम अभी SHQ बना है, क्योंकि जब तक ये नेक लाइन को ब्रेक नहीं करता जो कि 161 के ऊपर बनती है, तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि डबल बॉटम है। इन केस अगर ये ब्रेक होती है सपोर्ट जो भी ये लो बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये डेली बुलिश डाइवर्जेंस आपकी और मेच्योर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो RSI है वो तकरीबन काफ़ी नीचे है, और अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है इंडेक्स नीचे को तो ये ऊपर ही रहेगा। सो आपका जो नया लो प्रिंट हो रहा है वो डाइवर्जेंस को मज़ीद मेच्योर कर देगा। अगेन ये अच्छा साइन कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस के ऊपर भी देख लेते हैं, जो अभी तक इंटैक्ट है, काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुकी है, लेकिन स्टिल एक उसमें आया जाता है कि ये अभी पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ। सो अभी भी बुल्स के वेट ज़्यादा हैं, देखते हैं कब जाके ब्रेक करता है ऊपर के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 161,500 की, अगर ये ब्रेक होता है तो हम बहुत अच्छे रिवर्सल्स और एक अच्छी रैली में कन्वर्ट होते हुए हम मार्केट को देख सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ये 144 143 ब्रेक होता है तो हमारे पास दो जगह के ऊपर फर्दर मेच्योर डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी, वीकली क्लिंगर के ऊपर और बुलिश डाइवर्जेंस RSI के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जो लोग भी यहाँ पे
अब हमने ये देखना है, फिर मैं एक मशवरा दे देता हूँ आप लोगों को कि मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, किन स्टॉक्स को देखना है। कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, ये सबको ही पता है कि भाई सीज़ फायर होगा तो दुनिया भर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, जिसको मार्केट का डर है, जो सेलर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा से रिस्क ऑन एसेट्स जो है आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। T+2 ये इसका फ़ैसला मेरे ख़्याल में इस वीक हो जाना चाहिए कि 6-7 ऑफ अप्रैल तक एक्सपेक्टेड था कि इसके कुछ अनाउंसमेंट्स आ जाएँ कि हम दोबारा से T+2 की तरफ जा रहे हैं। मैं इसको क्यों इसलिए एज अ कैटलिस्ट और बुलिश उसमें कर रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी तो इसकी वजह से काफ़ी सेलिंग हमने देखी थी। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये T+2 दोबारा से आता है तो मार्केट में एक्टिविटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी दोबारा से। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मंडे की आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सैटरडे है, वीकेंड है, अपलोड होगा संडे को। जो मंडे का दिन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं हम, जो कि मंडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब हम जॉब किया करते थे तो हमें मंडे बुरा लगता था, जब ट्रेडिंग में आए तो सैटरडे संडे नहीं गुजर रहा था, इंतज़ार करते थे कि मंडे आए। लेकिन आजकल कुछ हालात इस तरह के हो रहे हैं कि यार कि मंडे ख़तरनाक होता चला जा रहा है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि हो क्या रहा है। हर मंडे को जैसी मार्केट ओपन होती है, जैसे ये 30 मार्च को हुई तो इसमें इंडेक्स आपका -3.21% था। फिर 24 मार्च मंडे तो नहीं था लेकिन वीक का फर्स्ट दिन था, ईद के बाद जब छुट्टियों से वापस आए अगेन मार्केट ओपन हुई और बहुत नीचे जाके क्लोज हुई 0.8% पे। फिर जो उससे पहले वाला मंडे था 16 मार्च का, उसमें भी हमने देखा कि मार्केट 3% के करीब नीचे क्लोज हुई माइनस में। फिर उससे जो पहले मंडे था 9 मार्च को, उसमें भी मार्केट जो है 7% ड्रॉप हुई थी। फिर आपका जो 2 मार्च का मंडे था उसमें मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुई और काफ़ी नीचे जाके क्लोज हुई थी, उसमें 9.5% का ड्रॉप देखने को मिला था। तो मंडे जो है वो बड़ा हॉरिबल अभी तक ये प्रूफ होता हुआ नज़र आ रहा है जब से जनवरी 2026 शुरू हुआ था। अच्छा, इससे पहले फिर हम चलते हैं जो एक और मंडे था आपका 23 फेब को, इसमें भी मार्केट 3% माइनस रही है। फिर एक और मंडे 16 फेब, इसमें भी मार्केट तकरीबन 2.83% के करीब है। तो मंडे 3% जो है वो फिक्स हुआ हुआ है इस टाइम, लग ऐसे रहे। फिर उससे पहले हम चलते हैं 9 फेब को भी मार्केट माइनस थी और ये -1% थी। और जो मार्केट का टॉप लग के माइनस होना शुरू हुई थी मार्केट, वो भी 26 जनवरी मंडे का ही दिन था। सो मंडे जब से ये जनवरी एंड हुआ है बड़ा ख़तरनाक होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में कोई सा भी ऐसा मंडे या वीक का फर्स्ट डे जो भी अब आएगा, मुझे लग रहा है कि इस मंडे को मार्केट थोड़ी बेहतर हो सकती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स नहीं चल रही होंगी, ईस्टर की छुट्टियाँ होंगी, तो हमारी मार्केट में बहुत डल वॉल्यूम्स के साथ साइडवेज होगी, थोड़ी बहुत एक छोटी बहुत ग्रीन कैंडल बन जाए। तो अगर वो बनती है तो ये आपके फिबोनाची नंबर का 9th मंडे होगा जिसके ऊपर ये पूरा आ रहा है। फिबोनाची 3, 5, 8 पूरे हो गए। तो अगर ये 9th मंडे आपका 9th वीक मंडे बेहतर हुआ तो एक अच्छा साइन हो सकता है कि अब वीकली जो ओपन पिछले 8 हफ्तों से होती भी आ रही थी मार्केट, 8 हफ्ते पहला दिन ही वो आके अपना मोमेंटम सेट कर देता है प्रेशर वाले दिन का, और उसके बाद पूरा हफ्ते फिर मार्केट साइडवेज में वॉलेटाइल और नीचे की तरफ रहती है। तो ये मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस दफ़ा अगर मंडे अच्छा क्लोज हो गया हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा जो मैं मशवरा देना चाह रहा था आप लोगों को कि लास्ट वीक भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, या आपके पास कोई नया पैसा है तो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें इनसाइडर ट्रांजैक्शन चल रही हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जब कंपनी की मैनेजमेंट अपने ही स्टॉक्स मार्केट से बाय बैक कर रही होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। मैं ये गारंटी नहीं करता कि दोबारा यहाँ से उनकी बाइंग के बाद बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है आपकी 90 to 95% कि वो स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और यूजुअली जब कंपनी की बायबैक्स हमें मार्केट में नज़र आ रही होती हैं वो मार्केट बॉटम आउट कर रही होती है। इसकी कुछ एग्जांपल जब 2022-2023 में मार्केट बिल्कुल डेड थी उस टाइम की हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बड़े बड़े स्टॉक्स की एग्जांपल्स यहाँ पे दे देता हूँ। दिसंबर 2022 ये मिसेस नाज मंशा, बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा नाम, 115 रुपये पे इन्होंने MCB को बाय बैक करना शुरू किया और आज आप उसका MCB का रेट देख लें कितना कुछ चल रहा है। इसी तरीके से फ्लाइंग, इसके ऊपर तो मैंने भी पैसे बनाए थे, मैंने पूरी वीडियो की थी, मैंने भी बहुत 3-3.5 करोड़ की ट्रेड थी इसके ऊपर प्रॉफिट्स की। उसमें जो मेरा एक की फैक्टर था जो मैं देख रहा था वो इनसाइडर ट्रांजेक्शन थी। यहाँ पे 10 रुपये के ऊपर नवंबर 2023, जनवरी 2024 10 रुपये के ऊपर फ्लाइंग सीमेंट
को ख़रीदा जा रहा था, फिर उसके बाद 28 रुपये पे और पोजीशन ऐड की, आज भी ये 40-45 प्लस के करीब ट्रेड कर रहा है। तो पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इसने बहुत बड़े रिटर्न्स दिखाए। फिर HBL आगा खान ग्रुप, अगेन आगा खान फंड जो था वो 68-70 के ऊपर ख़रीद रहा था। HBL ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जून 2023 की बात है। इंडेक्स आपका मार्केट का 38-40,000 था। किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक मार्केट की तरफ, क्योंकि सब यही समझ रहे थे कि हमेशा बेयर ही साइकिल चलती रहेगी, दोबारा इसमें कभी वो देखने को नहीं मिलेगा। सेंटिमेंट्स एक्सट्रीम बेयर साइड पे थे, जिस तरह आजकल हमें नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से मेपल लीफ सीमेंट, इसकी भी बाइंग नवंबर 2023 में हुई और ये तकरीबन 38-39 का था। इससे पहले, थोड़े अर्से पहले 22 रुपये पे भी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बाइंग की थी। आज भी बुरे हालात के बाद भी 120 का हाई लगाने के बाद ये 75 के करीब ट्रेड कर रहा है। और पिछले हफ्ते ही मैंने बताया था कि इसके ऊपर भी इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने 1.5 लाख शेयर 81 के ऊपर ख़रीदा और हमने टेक्निकली उसको कैसे प्ले करना है वो भी बताया था कि भाई जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही हो फिर एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज ये एक्यूमुलेट होते हैं, साइडवेज हो जाते हैं और फिर 3-4 महीने के बाद दोबारा परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो 3-4 महीने में एक नया ट्रेडर जो होता है, इन्वेस्टर जो होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी भी ये पिछले 2019-2018 आप अगर जाएँ TRG का डेटा देखें, उसमें भी ग्रीन पता नहीं समथिंग कंपनी का नाम था, उनके शेयर्स बाय हो रहे थे। उसके बाद सबसे बड़ा रैली और पूरी मार्केट TRG के पीछे होती थी। तो ये सारी जो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस यहाँ पे नोटिफाई हो रही होती हैं, इनका कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर होता है, क्योंकि इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होता है कि हमारा रोड मैप कंपनी का क्या है, फ्यूचर आउटलुक उसकी क्या है। वो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन वाइज इन्फ्लेशन क्या नंबर्स आ रहे हैं, पेट्रोल की क्या प्राइस चल रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। उसके बावजूद अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कर रहे हो तो उसकी क्या बात है। फिर इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पे सिस्टम्स के, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 9 जनवरी 2026 सिस्टम्स के जो CEO हैं उन्होंने यहाँ पे 172 के ऊपर जाके सिस्टम्स को सेल किया। इसका ये मतलब है कि वही टॉप था और उसके बाद वो आज सिस्टम्स 135 के राउंड है और उससे भी नीचे आ चुका है। तो ये कंपनी मैनेजमेंट को पता होता है कि भाई मुझे अपने शेयर्स खरीदने नहीं खरीदने, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग मैंने ये जब इनसाइडर ट्रांजेक्शंस के ऊपर फेसबुक पे पोस्ट की तो बहुत से लोग नीचे आके कमेंट कर रहे थे ये बहुत अमीर लोग हैं, इनके पास पैसे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिलियनर हो सकते हैं ये लोग, लेकिन ये अपनी पूरी की पूरी जायदाद नहीं लगा रहे होते उसके ऊपर। ये भी अपने जो भी इनकी सेविंग्स हैं उसी हिसाब से ही खरीद रहे हैं। तो आप भी, अगर आपकी लाख रुपए की सेविंग्स है तो आप भी 10,000 रुपये का खरीद लें। इसका ये मकसद नहीं है कि आपने किडनी बेच दी या प्लॉट बेच दिया या जिस घर में रह रहे हैं वो बेच के आके आपने इनके पीछे इन्वेस्ट कर दिया। टेक टाइम। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगेन मैं यहाँ पे टेक्निकली बता दूँ कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि गरीबवाल सीमेंट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। टेक्निकली आपने उसको कैसे देखना है, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही हो, अदरवाइज ये फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं आपको कि ये लंबी कंसोलिडेशन में चला जाए, फिर रैली ब्रेक हो 6 महीने साल के बाद, यू नेवर नो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि टेक्निकली आपको लेवल देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये इतना सब कुछ बताने का मकसद मेरा क्या है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जिन जिन स्टॉक्स के ऊपर इनसाइडर ट्रांजैक्शंस चल रही हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं, पूरी लिस्ट है। सो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट का और आप ये चाहते हैं कि मैं एक ऐसा स्टॉक ले लूँ जिसमें मैं कॉन्फिडेंट रहूँ, तो कॉन्फिडेंट रहने का ये मकसद है कि अगर कंपनी मैनेजमेंट, एक तो डिफेंसिव स्टॉक, अभी 5 मिनट पहले जो अमान ने जितनी डिटेल में आपको समझाया कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, अगर उन सेक्टर्स में कोई पर्टिकुलर स्टॉक आ रहा है जिसकी कंपनी मैनेजमेंट बाय बैक कर रही है तो इसका ये मतलब है कि आपकी टॉप पिक होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई अक्सर मार्केट में ऐसा सट्टा चल रहा होता है कि कंपनी के CEO को भी नहीं पता कि मार्केट में उसकी शेयर प्राइस क्यों बढ़ रही होती है। ऐसा नहीं होता। जब उनकी बाइंग आ रही है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो कंपनी को अपने उसके रोड मैप का ज़रूर पता होता है। सो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, ये मैंने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। सो इनके ऊपर बाइंग बैक लगी हुई है इस टाइम, जिसमें एंग्रो होल्डिंग, IGI होल्डिंग्स, गुहार सीमेंट, AGT, एयरलिंक, UBL, एयरलिंक की एग्जाम्पल पिछले हफ्ते भी मैंने दी थी। और ये यूजुअली जब इतनी बड़ी लिस्ट आ रही हो कंपनीज की बाय बैक की, तो मोस्ट लाइकली आपके स्टॉक्स जो हैं वो बॉटम कर रहे होते हैं। 100 इंडेक्स जो है वो बॉटम कर रहा होता है। हमने यही ट्रेंड 2023 में देखा था, यही कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। सो मेरे ख्याल में जिनके पास पोजीशंस पड़ी हैं वो इंतज़ार ही करें, होल्ड करें दोबारा मार्केट की रिकवरी का। और जिनको मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगर नहीं आप कॉन्फिडेंट अभी भी कि हालात ख़राब हैं तो फिर रुक जाएं, कोई बात नहीं। जब हालात ठीक हो जाएं फिर इन्वेस्ट कर दें। जब मार्केट ठीक होती है उस टाइम भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलना आपको शुरू हो जाती हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरफ जा रहे होते हैं। मैं इस टाइम, मुझे तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, सो मैं बाइंग साइड पर हूँ।
और मैं ये वाले स्टॉक्स जो मैंने सजेस्ट किए हैं उनकी तरफ भी देख रहा होता हूँ। सो दोनों चीज़ें आप ही के ऊपर डिपेंड करती हैं, डिसीजन फाइनली आपने लेना है कि किस एंड पे आप जाके इसको प्ले करते हैं। मेरे ख्याल में इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है। जी अमान। स्कूल ने मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस तो सिखा दी, लेकिन बिल कैसे भरना है, रेंट कैसे पे करना है, ये नहीं बताया। सुनने में अजीब लग रहा है? जी बिल्कुल। तो सरमाया लाया है कुछ अलग, ऐसा कोर्स जो कि सिर्फ बच्चों के लिए है, जो उनको सिखाता है ज़िंदगी में असल काम आने वाली चीज़ें, जैसे कि बजट बनाना, बचत करना, सरमायाकारी करना। सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्किल्स जो उनका मुस्तकबिल संवार दे। तो शुरू करते हैं आज से। जो स्कूल छोड़ देता है वो हम सिखाते हैं। परफेक्ट हो गया। चलें अभी इस वीक के टॉपिक्स पे भी आप उतनी देर खोल लें, मैं उतनी देर ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनसाइडर ट्रांजैक्शन, जैसे फराज ने अपने एंड में बताया, इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्टडी की गई हुई है कि जब भी कोई आपके जो इनसाइडर्स जो होते हैं या सीईओज या सीएफओस होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो बाय उस टाइम पे कर रही होती है जब उनको एक शेयर अच्छा लग रहा हो, सस्ता लग रहा हो। ये चीज को ध्यान में रखें, सस्ता लग रहा है तो वो उस चीज में बाइंग करते हैं, और 80-90% केसेस के अंदर आपका शेयर वहां से परफॉर्म भी करना शुरू कर देता है। बिकॉज जो इनसाइडर अगर बाइंग करें, फिर आपके जो बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो भी इस चीज पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है कि ये शेयर शायद यहाँ से ऊपर ज्यादा जा सकता है। ठीक है। ऑन दी अदर एंड सेलिंग जब देखी जाती है, और सेलिंग के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि मतलब मैनेजमेंट को गाड़ी की जरूरत है, कोई घर बनाना है या कोई भी चीज करना है, तो अपने शेयर्स बेच सकते हैं किसी भी टाइम पे। लेकिन अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी के हिसाब से कोई बिक रहा है, तो रिसर्च ये कहती है कि जब भी इनसाइडर सेलिंग होती है तो जो शेयर की प्राइस गिरती है वो 3 टाइम्स ज्यादा गिरने के चांसेस हो जाते हैं, 3x होता है। तो ये रिसर्च दोनों बताना आपके लिए जरूरी है, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो कि इनसाइडर बाइंग एंड सेलिंग ये इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं। और अभी मार्केट जो गिरी हुई है, इसमें ये चीज हम भी आप लोगों को कह रहे हैं कि ये चीज को देखो कि किन स्टॉक्स के अंदर ज्यादा बाइंग जा रही है। जी फराज, फिर हम चलते हैं इस दफा के टॉपिक्स पर। बिल्कुल अमार, सबसे पहले हमारे पास है कोहार्ट सीमेंट, और इसके ऊपर भी देखा जाए 126 से ड्रॉप होता हुआ 76 के करीब आ गया है। बहुत अच्छी ड्रॉप है, बहुत अच्छी करेक्शन है। इससे पहले ये इस पूरी रैली में जनवरी 2023 से 21 रुपये से बढ़ता हुआ 124 रुपये हो गया था, 6x हुआ, और उसके बाद अब ये ड्रॉप होता हुआ एक अच्छी करेक्शन, अच्छे गोल्डन जोन में है। मेरे ख्याल में इसको भी नज़र में रखना चाहिए, और जब भी ये कहीं सस्ते और लेवल्स पर मिल जाए, 72-66 की जोन के अंदर मार्केट में प्रेशर आता है और ये आपको इन लेवल्स पे मिल जाता है, तो ज़रूर बाय करें। दूसरा सीन ये है कि अगर मार्केट फ़ौरन से यहाँ से रिकवर कर जाती है और 88 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है अच्छे वॉल्यूम्स और सस्टेनेबल मोमेंटम के साथ, तो फिर हम तब भी इसको बाय कर सकते हैं अगर ये नीचे के लेवल्स को टेस्ट नहीं किया। ओवरऑल इसके ऊपर भी बहुत अच्छी इनसाइडर ट्रांजैक्शन चल रही है, कंपनी की मैनेजमेंट इसको बाय करी, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे ख्याल में एक अच्छे डिस्काउंटेड लेवल के ऊपर ऐसी कंपनीज को ज़रूर रखना चाहिए, और यहाँ से ये बाउंस अगर दोबारा करता है, इजीली इसके जो टारगेट्स नज़र आते हैं वो 103 के बन रहे हैं, और उसके बाद जो इसका सेकंड टारगेट है वो तकरीबन 115-116 रुपये का बन रहा है। तो अगर 70 से बाय कर रहे हैं और 105 और 115 के लेवल्स को देख रहे हैं, तो ये अच्छे रिटर्न्स आपके 30-35% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसके ऊपर बन सकते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छे पैटर्न में है, अपने हाइज लगाने के बाद अच्छे करेक्टेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ से हम बाउंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोहार्ट सीमेंट के फंडामेंटल्स, लास्ट टाइम हमने गरीवाल सीमेंट के फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे, इस टाइम हमने कोहार्ट के किए, और ये दिखा भी लीजिएगा, इसके ऊपर भी इनसाइडर ट्रांजैक्शन चल रही है। गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है ये जिस तरह से ये परफॉर्म करता रहा है पिछले 2 साल में, फंडामेंटली भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपको इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा लग रहा है? अच्छा, पहले इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं। ऑलरेडी जिस तरह फराज ने दिखाया था, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नदीम अता शेख जो है ये बार बार इस पर बाय कर रहे हैं। देखें, छोटा क्वांटिटी नहीं है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, 500,000 के पास, 500,000 यहाँ पे शेयर्स को इन्होंने बाई बैक किया है। तो एक बड़ा अच्छा साइन है कि आपके अगर इनसाइडर ट्रांजैक्शन में बाइंग हो रही है तो दिस इज गुड। दूसरी बात, ये एक ब्लू चिप कंपनी है। अगर 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं रही क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ निस्बतन कम थी,
और इसकी रीजन दो तीन थी। एक तो रीजन ये थी कि नॉर्थ के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी अगर आप मेजरली सेल्स का वॉल्यूम सेल्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। और इसके एक तरीकेकार ये है जो कि मैंने अभी खैर खुला नहीं हुआ था, लेकिन नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे आप जितने भी नॉर्थ के प्लांट्स हैं उनको रख के देख सकते हैं कि किसकी सेल्स की जो ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ रही है। बल्कि यहाँ पे एक आध दो तीन कंपनीज को हम ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई भी रैंडमली मैंने यहाँ पे पिक की, ठीक है। और इसको अगर आप यहाँ पे करते हैं ऐड टू कंपैरिजन करेंगे, नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो ज्यादा ग्रो कर रही है। इस टाइम पे FCCL यहाँ पे नेट सेल्स ईयर ऑन ग्रोथ, पावर जो है ये अगर आप अगेन ये साउथ में आती है और पावर ने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। मेरे इन्वेस्टर जीनी मॉडल के अंदर पावर की कंपनी जो थी वो ऊपर थी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर अगर आप इसका यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, कोई बहुत ज्यादा जंप नहीं आया, फ्लैट सेल्स थी। लेकिन अगर आप ईपीएस पे आ जाते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 15% ईपीएस बढ़ी है। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि कोहार्ट सीमेंट ऑलरेडी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, ये अपनी कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, रीन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम कर रही है। रिसेंटली इन्होंने ग्रिड के ऊपर भी काम किया है, सोलर ग्रिड बढ़ाया, मजीद बढ़ाया। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे देखें ना होने के बराबर है, कैश रिच कंपनी है। कैश पर शेयर के हिसाब से भी अगर हम यहाँ पे देख लें तो तकरीबन 39 रुपीज जो है पर शेयर जो है इनके पास कैश पड़ा हुआ है, विच इज गुड। जितना यहाँ पे देखिए शेयर की प्राइस 76 चल रही है और कैश इनका आता है 50% तो कैश पड़ा हुआ है। तो आप समझे कि कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हो। वैसे तो मैंने आपको डिफेंसिव वाली सिक्लिकल मामला बताए ईरान वॉर की सिचुएशन की वजह से, बट अगेन ये एक ऐसी कंपनी है जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके डिस्पैचेस की बात की जाए, जो लास्ट क्वार्टर था वो तकरीबन 12% इसके डिस्पैचेस थोड़े से ज्यादा बढ़े। 30 मेगावाट का कोलर्स कैप्टिव प्लांट इन्होंने लगाया, 2.32 मेगावाट ग्रिड मजीद बढ़ाया है, जिसमें अब जो है इनका 17.66 मेगावाट जो है इनकी अब कैपेसिटी बढ़ चुकी है। 42% नेशनल ग्रिड से ये पावर लेते हैं, 30% वेस्ट हीट से बना रहे हैं, 12% जो है ये सोलर से बना रहे हैं, 15% इंपोर्टेड कोल यूज करते हैं, 15% लोकल कोल करते हैं। तो मिक्स चल रहा है। तो ये सारी सिनेरियो जो है काफी हद तक आपकी बेहतर है। एंड फाइनल एक और भी चीज ध्यान में रखें, इनसाइडर बैंक तो चल रही है लेकिन इनके पास एसेट्स जो है वो बहुत जबरदस्त पड़े हुए हैं। लाहौर के अंदर जो इनके पास मलकियत जितनी है वो 9.9 बिलियन रुपीस की बनती है और इसके ऊपर इनका ये कहना है कि वहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहां से जो हमें रेंट आएगा उससे भी कंपनी की प्रॉफिट जो है उसमें इजाफा होगा। जी फराज, बैक टू यू। हमारा नेक्स्ट पिक है हमारी AGP की और इसके ऊपर हम देखते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त इसने मैसिव ट्रेंड दिखाया था। सितंबर 2023 से 45-46 से लेके 257 तक तकरीबन 5x हो चुका था और वहाँ से अब ये ड्रॉप होता हुआ ये अपनी इस पूरी रैली की 50% पिवटल पॉइंट के ऊपर या 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर पहुंचने लगा है। अभी गोल्डन पॉकेट 0.382.5 के अंदर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस बना दी है। इसका आने वाले हफ्ते में या एक दो हफ्ते में इसका डिविडेंड भी है, एक्स हो जाएगा ये, तो एक्स होके शायद अगर ये कहीं नीचे मिले या मार्केट में प्रेशर आए 158 और 155 के जोन में, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग इसके ऊपर हो सकती है। यहाँ से फिर हम दोबारा देखेंगे कि ये जो इसकी शॉर्ट टर्म एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने डिफाइन की हुई है 210 रुपये के ऊपर इसके फर्स्ट टारगेट्स और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसके सेकंड टारगेट 233 के हैं। अगर ये इसका टॉप है भी जो 257 258 का है तो यहाँ से इसको बाउंस ज़रूर करना चाहिए अपना लोअर हाई डिफाइन करने के लिए। सो इसमें एक बाउंस एक्सपेक्टेड है और वंस अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो हम अभी टूल यूज़ कर रहे हैं बार बार, इनसाइडर ट्रांजेक्शंस। कंपनी जो है बाय बैक कर रही है अपने स्टॉक्स दोबारा से मार्केट से, अगेन एक अच्छी इंडिकेशन है। और इसके फंडामेंटल्स अमार से पूछते हैं। अमार AGP एक तो इनसाइडर ट्रांजेक्शंस भी काइंडली दिखा दीजिएगा इसकी, और सेकेंडली ये बताइएगा कि क्या इनका रोड मैप है आगे फर्दर, लग रहा है आपको ये दोबारा से रैली कर सकता है? अच्छा, टॉप 2026 के पिक के अंदर ये मेरा स्टॉक था और मैंने इसको बड़ा हाईली रिकमेंड किया था कि मुझे फार्मास्यूटिकल में एक कंपनी जो बहुत अच्छी लगती है वो AGP इज वन ऑफ देम। इनसाइडर ट्रांजैक्शन इसकी चल रही है, जाहिर सी बात है वो आप देख रहे हैं कि काफी हद तक हम कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं कि ज्यादातर स्क्रिप्ट्स भी आप लोगों को वो बताएं जिसमें इनसाइडर ट्रांजैक्शन है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंपनीज हैं वो इसके ऊपर ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस है, विच मीन्स के
ये अच्छी वैल्यू उनको लगती है कि इस टाइम पे अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल है। जो परफॉर्म नहीं करी वो आप लोगों के सामने है कि वॉर की सिचुएशन की वजह से। ये सिक्लिकल सेक्टर है, डिफेंसिव नहीं आता, और तो थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप है, लेकिन फिर भी इसको सिक्लिकल सेक्टर में काउंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नंबर परफॉर्मेंस वाइज देखी जाए तो थोड़ा सा समझें कि ये प्रोडक्ट्स वगैरह क्या बेचते हैं। सेल्स वाइज इसकी बहुत अच्छी रही है। अगर आप पिछले एक साल के रेवेन्यूज के अंदर जंप देखें तो तकरीबन यहाँ पे आपको 10-15% का जंप नजर आ रहा है, विच इज गुड। अगर आप अर्निंग्स की बेस पे देखें तो 40% का जंप है, और इसके जो मार्जिन है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इसके फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्री के सारे मार्जिन अगर आप यहाँ पे देखें, एजीबी इज वन कंपनी जिसके पूरे फार्मास्यूटिकल के अगर मैं सेक्टर में बात की तो इसका ग्रॉस मार्जिन जो है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और गोइंग फॉरवर्ड ये एक साइन मुझे लगता है कि आगे कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। कर्जा इसका अगेन कंपनी का निस्बतन कम है, और जो ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं ज्यादातर जो है एजोमैक्स और सिक्लॉर, जो इनकी दो प्रोडक्ट्स हैं, ये इनका एक आप कह लें कि सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज प्रोडक्ट्स हैं। 31% जो इनकी सेल्स है वो इन दो प्रोडक्ट्स से आती हैं। आप देखें कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं एजोमैक्स आपको लास्ट भी रिकमेंड करता है। दूसरी चीज एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि 66% इनका नॉन एसेंशियल ड्रग्स है। सो आपको पता है 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल ड्रग्स को बढ़ाने के लिए क्या दिया था, और कंपनी जो है उन्होंने अपनी प्राइसेस भी बढ़ाई थी, तो इनका 66% होना इट्स अ मेजर थिंग। फिर उसके अलावा ये एक्सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, और आगे जो है ये प्लान कर रहे हैं कि यमन, इराक, म्यांमार और 30 अदर कंट्रीज, यानी कि बहुत ज्यादा 30 कंट्रीज में ये मजीद एक्सपोर्ट जो है ये बढ़ाने जा रहे हैं। 2023 के अंदर फाइजर को जो इन्होंने एक्वायर किया था उसके 17 ब्रांड्स एक्वायर किए थे, ये एक मेजर पॉइंट बना था जिसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर हुई थी। तो बहुत ज्यादा ट्रिगर्स हैं, इसको अगर कंपनी के तौर पे लेंगे तो काफी अच्छा सिनेरियो चल रहा है। डिफेंसिव सिक्लिकल वाली चीज रखेंगे तो थोड़ा शायद अभी स्लो डाउन चला है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छे अट्रैक्टिव लेवल इसके हैं। अगर आते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसको रख सकते हैं। जी बैठ सही, हमारा नेक्स्ट पिक है हमारी एंग्रो होल्डिंग की। मैं इस दफ़ा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूंगा। बहुत अच्छी रैली इसने दिखाई 139 से 302 के ऊपर, और ये तकरीबन मई 2025 से लेके आप जनवरी में इसने हाई लगाया, तो 8-9 महीने में बहुत अच्छी रैली थी इसकी। एक एंग्रो होल्डिंग जैसी कंपनी ब्लू चिप जो डबल हो गई थी, एक अच्छा साइन था। राइट नाउ मैं इसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर ख़रीदना चाहूँगा। अगेन 50% की रिट्रेसमेंट इसकी बनेगी इस जोन के ऊपर, तकरीबन 218 से 224 के अराउंड है। अभी 258 चल रहा है, डिस्काउंट पे मिलेगा मुझे तो मैं फिर इसको अटेम्प्ट करूँगा। तो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर नज़र रखें, यहाँ पे मिलता है अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगेन ये भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए दोबारा से फिर बढ़ता हुआ ये 300 रुपीज़ के टारगेट्स को जाके इजीली टेस्ट कर सकता है। इसके ऊपर ये जो कंसोलिडेशन हमने देखी है 2016 से 2024 तक की जो रेंज चल रही थी 80 से 164 के अंदर, ये बार बार ये 160s को 180s को आके टेस्ट करता था और ब्रेक नहीं होता था। ये एडजस्टेड प्राइस है इसकी। सो करेक्ट होने के बाद हमने देखा है कि ये 2024 और 2025 में इसमें बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी दोनों साइड के ऊपर हमें देखने को नज़र आई। जब ये पहले बड़ा साइडवेज होता था, अब ये मेरे ख्याल में ट्रेडिंग स्टॉक में भी कंसिडर हम इसको कर सकते हैं जितना कुछ इसके अंदर हुआ है पिछले 2-3 साल में। सो दोबारा से अगर ये कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है तो मैं अटैम्प्ट करने की इसको कोशिश करूँगा। और ये अच्छे सजेस्टेड लेवल्स हैं, इधर बाय ज़रूर करना चाहिए। हमारे एंग्रो होल्डिंग्स में क्या चल रहा है, ऐसा कि हमने पिछले 8-9 महीने में देखा कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता रहा है, और अब मेरे ख्याल में करेक्शन में है। और अभी मार्केट टूटी है 300 से इतने ऊपर से 190 से 20-25%। ये उस तरह से इतना शायद अभी नीचे नहीं आया, और उसके बाद अगर ये आया भी था तो ये पिछले 1-2 हफ्ते में हमें बाउंस होता हुआ नज़र भी आया। इसमें ऐसा क्या चल रहा है जो आपको लग रहा है कि ये आगे बेहतर हो सकता है? अच्छा, इसमें एक स्टोरी चल रही है। वैसे तो अगर आप देखें एंग्रो होल्डिंग जो है एक कॉन्ग्लोमरेट है, इसके अंडर बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं। एंग्रो पॉलीमर आती है आपकी, एंग्रो फर्टिलाइजर आती है, एंग्रो पावर है, तो ये सारी कंपनीज जो हैं इसके अंडर ही आती हैं। और कुछ ज़्यादातर जो है वो कंपनी स्ट्रगल भी कर रही हैं, तो इसकी जो रेवेन्यूज हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए थे, जो कि एक्सपेक्टेशन ये थी। लेकिन इसमें एक कहानी है जिसकी वजह से इसके अंदर एक एडजस्टमेंट रिवर्सल आया है ऑफ थर्मल एसेट्स। तो इन्होंने वो जो एडजस्टमेंट किया उसकी वजह से इसके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये
वन टाइम होता है, ये बार बार नहीं आएगा, तो ये चीज को ध्यान में रख के हमने आगे चलना है, ठीक है। पहली चीज अगर आप ये देखें 2024 से जो रेवेन्यू मैं जो बात कर रहा हूँ वो एकदम से शार्पली बढ़ा, वो यही वजह बनी कि आपका रेवेन्यू देखें 406 बिलियन से तकरीबन 598 बिलियन पे आ गया। फिर उसके बाद अर्निंग्स अगर आप देखें 26 से तकरीबन 46, ये तकरीबन 70% का जंप बनता है, वो भी इसी वजह से आ रहा है। तो ये चीज को ज़हन में रखना है कि आगे जो इसके नीचे जो बिजनेसेस आते हैं उसको थोड़ा हमने कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन बिजनेसेस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज ये यहाँ पे आपने रखना है, कंपनी ने बताया कि सुपर टैक्स की लायबिलिटी भी इनके ऊपर तकरीबन 14 बिलियन जो है वो लास्ट टाइम लगी है, जो कि टैक्स रिफंड्स के तौर पे दोबारा रिवर्सल होएगा आगे, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल्स वगैरह उस टाइम पे देखते रहेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया रिवर्सल एडजस्टमेंट की वजह से रेवेन्यू और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। तीसरी चीज आप लोगों ने देखा ये टावर बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। टावर बिजनेस जो है ये एक बड़ा मोनोपोली वाला काम है, तो इनके पास वो एक अच्छी सूरत हाल रहेगी। इनका ये कहना है कि 8 to 9 बिलियन रुपीज जो है वो कंट्रीब्यूट होगा टावर बिजनेस से, विच इज अ गुड थिंग फॉर देम इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, बाकी इसके बिजनेस की बात की जाए, ई फर्टिलाइजर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर ले रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा इसके इंक्रीज नहीं हुए। ईपीसीएल जो है पिछले साल कंपनी ने कहा वो वर्स्ट ईयर रहा उनके लिए, और गोइंग फॉरवर्ड जो कोर डेटा होता है, जो पीवीसी मार्जिन आपके जिसको देखा जाता है, वो अब थोड़े से इंप्रूव करें, तो कंपनी का ये कहना है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली हमारी कंपनी के ऊपर आ सकता है, ठीक है। ईपीक्यूएल जो है वहां से इन्होंने डाइवर्समेंट थोड़ी सी किया, ये एक स्ट्रैटेजिक तरीकेकार होता है जिससे थोड़े से आपके जो पैसा के यूटिलाइजेशन होती है वो थोड़ी सी आपकी बेहतर हो सकती है, ठीक है। सो ये एंग्रो होल्डर्स की इस टाइम पे कहानी चल रही है। कुछ जो है नेगेटिव भी चीजें भी हैं, एक दो जो है वन टाइम इसकी बेहतरी आई है, जब तक वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होगी तब तक तो बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आपको देख के चला है। जी, बैक टू फ्रांस। हमारे इसमें बाय बैक की भी इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या वो ठीक है? अगर बायबैक की बिल्कुल दी हुई है तो फिर अगेन वो कंपनी का एक सिग्निफिकेंट चीज है कि आगे फ्यूचर जो है वो उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस है, तो दैट इज अ गुड साइन। और हो सकता है वो यही रीजन है ना कि टावर जो है अगर बिजनेस उनका दोबारा से ग्रो करता है तो वो एक अच्छी चीज नजर आएगी। चलिए, जबरदस्त। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पिक है आईजे होल्डिंग्स की। डेली के ऊपर इसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस आ गई है, ये बहुत टूटता हुआ 364-65 से 180 के करीब ऑलमोस्ट आधा हो चुका है अपने हाई से। और अगर देखा जाए तो ये वो वाले लेवल्स हैं जब इसने ब्रेकआउट के बाद एक्यूमुलेशन जोन में ये काफ़ी अरसे तक इन्हीं लेवल्स के अंदर ट्रेड करता रहा था, 154 से 180 के दरमियान ये कंसोलिडेट हुआ था। उसके बाद ये ब्रेक हुए ये लेवल्स, और हमने देखा कि फ़ौरन से ये डबल हो गया था। जैसे ही ऊपर गया उधर दोबारा से ही अब उन्हीं लेवल्स के अंदर ये वापस आ चुका है। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, आगे इसका डिविडेंड भी है, मेरे ख्याल में अच्छा लेवल है इसको एक्यूमुलेट करने का। और इसके इमीडिएट टारगेट्स हम देख सकते हैं आराम से 210 के और फिर 240 के। अगर इसको हम एक्यूमुलेट करते हैं 175 और 170 के अराउंड, तो ये एक अच्छे लेवल्स हैं। और आगे इसी महीने इसका एक डिविडेंड भी है तकरीबन ₹5.5 का। और इसके जो हम टारगेट्स कर रहे हैं 240, जो कि एक अच्छे रिटर्न्स, यहाँ से 25 to 30% की गेंस इसमें हम एटलीस्ट लोअर हाई के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में हमने देखा इसको 2023 से लेके 2025 की टॉप तक तकरीबन 75 से 380 हुआ, और अब ये एग्जैक्टली उसी 50% की रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हुए बुलिश डाइवर्जेंस। अगेन ये अच्छी इंडिकेशन है। हमारा आईजे होल्डिंग्स में ऐसा क्या हो रहा है कि ये 364 से 179 आ गया, और अभी मार्केट टूटी भी नहीं थी, इंडेक्स टूटा भी नहीं था, ये पहले से ही प्रेशर में हम इसको देख रहे थे कि ये ड्रॉप होता हुआ आ रहा था। इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, और अगेन वन मोर थिंग कि इसमें भी इनसाइडर ट्रांजैक्शंस हमने लास्ट वीक देखने को मिली है। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है इनकी होल्डिंग्स क्या हैं, ये भी कुछ बता दें इसके बारे में, क्या चीज़ इन्होंने होल्ड की हुई है, इनके पास डिफेंसिव स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में या नहीं? बिल्कुल सर, ये एक होल्डिंग कंपनी है, और इसके लास्ट टाइम हमने आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के अंदर इसकी कॉल दी थी, उसके बाद ही बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया था। इसके अंदर भी एक कहानी है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। वैसे अगर यहाँ पे इंसाइडर बाइंग को देखें तो इनसाइडर बाइंग इसमें भी अगेन चल रही है, विच इज़ अ गुड साइन, और उसकी भी एक रीज़न है। वैसे जो ये पूरा ग्रुप है, सैयद हैदर अली, बाबर अली का जो ग्रुप है, उसमें अक्सर जो है पहले जब बाइंग होती है तो उसके बाद स्टॉक जो है बड़े तेज से परफॉर्म करता है। तो ये हमेशा से कहानी चलती आ रही है इनकी, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट साइन कि हम भी थोड़ा सा इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नंबर वाइज जो बात कीजिए ना, थोड़ा सा नंबर्स को समझना है, क्योंकि अगेन अगर आप यहाँ देखें प्रीमियम्स अर्न जो है
ये इनके यहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि ये चीज तो डिक्लाइन कर रही है, तो फिर क्या सिनेरियो बन रहा है जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है पहले भी एकदम से ऊपर गई, फिर दोबारा थोड़ा बहुत ये नीचे आया था, तो अब जो है ये दोबारा से ऊपर जाने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अर्निंग्स पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये कहानी नजर आएगी। कंसोलिडेटेड नेट इनकम जो है इनकी तकरीबन 2024 में 744 मिलियन थी, अब जो है वो 5.3 बिलियन एकदम से हुई है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक शेयर ऑफ एसोसिएटेड एक कंपनी जो है उसका एक प्रॉफिट इनके पास आया है, जिसकी वजह से इनकी जो अर्निंग्स है ईपीएस जो है वो 8x हो गई है, यानी कि 8 गुना जो है वो ज्यादा अर्निंग्स एक दफा शो हो गई है, जिसकी वजह से आपको इनसाइडर बाइंग वगैरह जो है ये नजर आती है। वैसे कंपनी जो है ये इन्वेस्टमेंट करती है फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले इन्होंने शेयर परचेज एग्रीमेंट किया था एनजो से, ताकि ये पैकेजेस के जो शेयर्स जो हैं उनको बायबैक करें। अगेन ये सेम पूरा ग्रुप वही है। नेट क्लेम्स जो है इनके फिलहाल थोड़े से ज्यादा ही हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बिजनेस जो इनका कोर बिजनेस है वो अभी भी बहुत ज्यादा सॉलिड वाली साइड पे नहीं है, लेकिन जो एक दो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जो इसके अंदर शेयर एसोसिएटेड जो कंपनी है उधर से जो एक दफा प्रॉफिट इनका ज्यादा आया है वो इनकी अर्निंग्स को ज्यादा ऊपर कर रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा नंबर्स हम साथ साथ देखते रहेंगे कैसा रहेगा। अगर वो डिक्लाइन होगा, जो कि अभी फौरी तौर पर नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है कि एक दफा जंप जो है ये लाजमी ये देगा। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड आईजीआई एचएम। जी बैक टू फराज। अच्छा, हमारा ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। डॉलर इंडेक्स को सबसे पहले देखते हैं। डॉलर इंडेक्स के ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हाईलाइट की हुई थी 100.3 से लेके 100.7 तक की। ये रेजिस्टेंस लास्ट ईयर जून 2025 से ब्रेक नहीं हुई। तकरीबन इसको 6 अटैम्प्ट्स ये कर चुका है, सीलिंग एरिया बन गया है इस टाइम्स के लिए। लास्ट वीक भी हमने देखा इसको टेस्ट करने के बाद दोबारा से डॉलर नीचे को आया, रिजेक्ट हुई यहाँ से प्राइस। लेकिन ये जो बार बार टेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस को या सीलिंग एरिया को ये ब्रेक कर दे, और फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास आती है वो 101.9 की है और फिर 102.84 की है। ओवरऑल ये बहुत बड़े बेयरिश ट्रेंड में रहा है। हम पिछले 1-1.5 साल से जब से बुल्स एंड बेयर्स कर रहे हैं, हमने इस पूरी रैली को, बेयरिश रैली को बहुत अच्छे से प्ले किया था। राइट नाउ ये बुलिश डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो हालात फिर और फर्दर हमें डॉलर के स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है कि रिस्क ऑन एसेट्स जो हैं वो फिर नीचे आपको नज़र आएंगे। सो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, इस हफ्ते अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, मैं अगेन कंडीशनल बाइंग की तरफ जाऊँगा कि बाय स्टॉप लगाऊँगा। और मेरे लिए जो टेक्निकली साफ सुथरा सेटअप इस टाइम बना हुआ है वो बना हुआ है USD कैनेडियन डॉलर का, और इसके ऊपर मैं ये रेजिस्टेंस देखूंगा जो इसने हाई लगाया है 31 मार्च को 1.39750 अगर ब्रेक होता है तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस तो फ़िलहाल जो इसका हाई लो 1.39150 बन रहा है ये होगा, लेकिन जब ब्रेक हो रहा है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका हाई लो क्या है। बहरहाल जिनको नहीं समझ आती कि हाई लो क्या है, वो स्टॉप लॉस 1.39150 रख सकते हैं और यहाँ पे बाय स्टॉप ट्रिगर करेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस 1.4025 और सेकंड रेजिस्टेंस 1.40933। इसके फंडामेंटल्स जानते हैं अमार से। अमार US डॉलर तो टेक्निकली एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा। फंडामेंटली आपको US डॉलर का डेटा कैसा लग रहा है, और कैनेडियन डॉलर के बारे में बताएं, क्या ये वीक लग रहा है आपको एज कम्पेयर टू US डॉलर? बिल्कुल ऐसे ही है। डॉलर तो आपको पता है, जैसे ऑलरेडी मैं काफ़ी अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि ये फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे अभी भी ये फंडामेंटली, अगर इसके यहाँ पे भी नंबर्स देखें जो कि अप्रैल अभी कुछ डाटा ही अभी आया है, तो यहाँ पे अगेन आप देखते हो 8 ग्रीन एंड 1 रेड आए हैं, यानी कि लास्ट इनका जो NFP का डाटा भी आया है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.4% लास्ट टाइम थी, वो अब जो है वो कम हुई है, बल्कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये अगेन इसका फायदा हमें क्या होता है कि हर वीक के अंदर ये हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये 0.04 4.4 है, ये 4.3 आपकी आई। फिर अगेन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपके कम हो रहे हैं, NFP चेंज अभी आपका इंप्रूव हो रहा है। जहां पे पूरी दुनिया के अंदर मसले मसाइल इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहां पे अमेरिका के अंदर फिलहाल नंबर्स बहुत ज्यादा तेजी से नीचे नहीं गिरे। ये गोइंग फॉरवर्ड साथ साथ मैं देखता जा रहा हूँ। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से कंज्यूमर सर्वे वाली साइड पे नीचे आना शुरू हुए हैं, लेकिन बाकी जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स हैं, ये जो बेसिकली होता है कि आपके GDP या जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं वो अभी बहुत बुरी सिचुएशन में ही आए। तो पहली चीज यहाँ पे समझते हैं कि फंडामेंटली तो अभी तक सही सिनेरियो चल रहा है। सीजनल्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे पहले डॉलर इंडेक्स को देखें। अप्रैल के जो सेकंड वीक में ये शार्पली गिरता जरूर है, ये चीज हम जेन में रख के चलेंगे,
ठीक है, डॉलर इंडेक्स गिरता है, कैनेडियन डॉलर जो है अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर वाली साइड, बल्कि दोनों थोड़ा डाइवर्स टाइप कर रहा है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। सो ये जरूरी नहीं होता कि फंडामेंटल्स अगर आपको कुछ और कह रहे हैं, सीजनल कुछ और कह रहे हैं, हमेशा फोकस फंडामेंटल्स के ऊपर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके नंबर्स के ऊपर भी आ जाते हैं, सीओटी के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अगेन वैसे तो देखें गोल्ड अगेन दोबारा से थोड़ी सी बाइंग इसमें आ गई है, तो ये नंबर 1 पे आ गया है, सोयाबीन नंबर 2 पे आ गया है, तो ये भी सिनेरियो हमारे एंड पे कुछ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं, नंबर्स पे आ जाते हैं, और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें फिलहाल के तौर पे ये इसके जो नॉन कमर्शियल की पोजीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, ठीक है। फिलहाल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन ये मुझे चाहिए कि एक नंबर ज्यादा इंक्रीज हो तो नेक्स्ट वीक के अंदर शायद ये बड़ी तेजी से उसको ब्रेक कर जाए। लेकिन कैनेडियन डॉलर के ऊपर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो कैनेडियन डॉलर के अंदर मुझे ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल नजर आ रहा है, जो कि हमें ग्राफ में भी नजर आ रहा है कि कैनेडियन डॉलर जो है यहाँ पे ये हमारे एंड पे वीक भी हुआ है, बल्कि इसके अगर हम फंडामेंटल्स के ऊपर अगेन आ जाते हैं तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कैनेडियन डॉलर यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो स्कोर है फंडामेंटली वो हमारे पास कैसे आ रहा है, मार्च को भी देख लेते हैं और जो हमारा अप्रैल है वहां पे भी देखते हैं। सो अगेन ये वीक है, 10 ग्रीन 12 रेड है, बाकी यहाँ पे भी अगेन देखें तो ये नेगेटिव वाली साइड जाता है, ग्रीन कोई भी नहीं है, 2 रेड हमारे पास आ रहे हैं। तो फंडामेंटली कैनेडियन डॉलर वीक है, ऑस्ट्रेलियन जो यूएसडी डॉलर है वो आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है, सीजनल जो है वो थोड़े से उल्टे चल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से देखते हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी डायरेक्शन में ही इसको जाना चाहिए, अब आगे देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जी बैक टू फ्रांस। सही, हमारे टेक्निकल्स पे हम एक रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं, वो ब्रेक हो रहा है तो फंडामेंटल्स को बैक कर रहे हैं। अगर सीजनल्स इस दफ़ा नहीं भी होते तो मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर प्ले कर लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पिक हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर, जो हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने यहाँ पे बाय किया था 4605 के ऊपर, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। अगर स्टॉप लॉस किसी ने ब्रेक इवन कर दिया फॉर TP2 तो मेरे ख्याल में उनको दोबारा से अटेम्प्ट यहाँ पे कर लेनी चाहिए, तो कि रीटेस्टिंग पे 4610 के ऊपर या 20 के ऊपर, और फिर SL आपका बनता है 4530 का। दोबारा से इन टारगेट्स को हाई करें 4740 और 4846 को। ओवरऑल एक अच्छा बाउंस हमने देखा है कि बहुत बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस, एंड देन दोबारा से रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एटलीस्ट इसको दोबारा जाके 4846 या 4850 की ये जो इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसको ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए। सो अमान ने अभी बताया भी कि इनके डैशबोर्ड के ऊपर गोल्ड की बाइंग नज़र आ रही है और वो फर्स्ट पर आया है, और सोयाबीन फॉलो कर रहा है उसको। सो देखते हैं, सीजनल्स भी हमारे से डिस्कस करते हैं। गोल्ड के लग रहे हैं हमारे के बेहतर हो जाएगा इस हफ्ते। अच्छा, सीजनल्स के ऊपर हम आ जाते हैं। गोल्ड के जो सीजनल्स हैं वो कोई खास यहाँ पे नहीं है, अप्रैल में बिल्कुल फ्लैट टाइप रहता है, तो हम इसमें थोड़ी कन्विक्शन हमें नहीं मिल रही। अच्छा, नंबर्स के ऊपर आ जाए, जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि गोल्ड में एक बहुत बड़ा जो अच्छा ये जेन में रखेंगे कि परसेंटेज होती है, बाइंग परसेंटेज जो है उसमें तो टॉप पे आ गया, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशंस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बहुत कन्विक्शन नहीं है मुझे। लास्ट वीक के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इस वीक के अंदर हल्का सा थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे है, लेकिन ये भी अब ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई या बहुत ज्यादा बाइंग आ गई। सो मुझे लग रहा है कि ये फंडामेंटली न्यूट्रल वाली साइड चल रही है, सीजन भी बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीक है, जो इसके अंदर ट्रिगर आ सकता है, वो भी एक्चुअली में हमारा फ्राइडे को आ रहा है, वो सीपीआई का डाटा है, और सीपीआई का डाटा जो है वो इसका डिसाइड करेगा ये कहाँ पे जाने वाला है। बाकी जो पूरा वीक है उसमें अगर हम थोड़ा बहुत भी नंबर्स वाइज यहाँ पे देख लें तो मेजर कोई हमारे पास सिनेरियो नहीं नजर आ रहा। फ्राइडे का एक मेजर दिन है, थर्सडे का आपका जीडीपी का डाटा है, उससे अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोई खास न्यूज नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईरान, बल्कि मंडे को छुट्टी भी है, सो ईरान की जो वॉर की सिचुएशन होगी वो आपकी मार्केट को डिटरमिन करेगी कि कहाँ पे सिनेरियो जा सकता है। सही, हमारा अब NAS 100 को डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल लेवल जो था सपोर्ट के तौर पे जो एक्ट कर रहा था 23,800 700 को, उसको ब्रेक कर गया था और नीचे की तरफ आ गया था, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 22,400 पे आना चाहिए। सो वहाँ से ये अभी फिलहाल 22,800 से बाउंस करके दोबारा उस रेजिस्टेंस से ऊपर जाके क्लोज हुआ है। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट बनती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,346, और फिर आए करें हम ये नीचे की तरफ का। रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर है। सो ये अगर देखा जाए तो लोअर लोज लोअर हाइज एंड देन लोअर लोज विदाउट डाइवर्जेंस, इट मीन्स के लोअर हाई के बाद एक दोबारा से नीचे का फॉल इसमें या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,346। यहाँ पे सर्वर को ज़रूर देख लीजिएगा, ये वाला सर्वर है, क्योंकि डिफरेंट सर्वर के ऊपर थोड़े बहुत प्राइस का फ़र्क होता है। सो ये बहुत बड़ी फिर हम कंटिन्यूशन जिसको समझ रहे थे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे एक्ट हुई है। तो मेरे ख्याल में इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ फिलहाल रहना चाहिए जब तक कि ये दोबारा से जाके नए हाइट्स
ना लगा दें। अमान, नैश 100 ग्लोबल मार्केट्स जिस तरीके से सूरत हाल है वॉर की प्रेशर में है, डू यू थिंक कि ये स्टिल जो हमने इसमें रिकवरी देखी है लास्ट वीक, ये दोबारा से फेड होती हुई नजर आ जाए? अच्छा देखिए, फंडामेंटल्स की बेस पे बात कीजिए तो एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स लास्ट वीक थे जो मैंने ऑलरेडी आपको डॉलर के दिखाए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है आगे इसके अंदर। और वैसे भी ईरान वॉर के अंदर थोड़ा सा आप देखेंगे ये मामला थोड़े से ज्यादा हीटेड नहीं रहे थे, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी थी। सीजनल्स के ऊपर मैंने देख लिया, चेक किया, वैसे अप्रैल का जो सेकंड वीक है वह ऊपर जाता जरूर है, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे कोई ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट जो आपका थर्सडे को जीडीपी का नंबर आएगा या फ्राइडे को सीपीआई का नंबर आएगा। सीपीआई का तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर ही जाएगा, उससे डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। हाँ, स्टॉक मार्केट के ऊपर उस बेस के ऊपर प्रेशर जरूर आ सकता है, लेकिन जो नेक्स्ट वीक का ट्रिगर होगा वो यही डिसाइड करेगा, जो ट्रम्प कोई ट्वीट करता है या ईरान की सिचुएशन के अंदर थोड़ी सी हमें न्यूज नजर आती है। बहरहाल जो अभी तक जो सिनेरियो नजर आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि प्रेशर तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसको एक अच्छी सपोर्ट पकड़नी चाहिए। अगर तो इसने ऊपर जाना है तो एक अच्छी सपोर्ट जिस तरह आपने मेंशन किया वहां पे आए, सो फिर एक वहां पे एक जंप नजर आए। सो ये था मेरे एंड से फंडामेंटल वाला। जी, ग्लोबल मार्केट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं क्रिप्टो में क्या चल रहा है और सलमान को इनवाइट करते हैं। जी सलमान, कैसे हैं आप? जी थैंक यू फराज भाई। मैं लक्ष्य शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले हम थोड़ी सी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। और न्यूज़ में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बाइनेंस ने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने PAXG को टोकनाइज को लॉन्च किया था फ्यूचर्स के अंदर और वॉर की सिचुएशन आई, तो वीकेंड्स के ऊपर जो वॉल्यूम देखने को मिले बाइनेंस और बाइबिट वगैरह को, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्होंने ऑयल एंड गैस के फीचर्स को भी जस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग से फ़ायदा लेना चाहते हैं और आप लोग ऑयल और नेशनल गैस को ट्रेड करना चाह रहे हैं, स्पेशली ऑन द वीकेंड्स पे, जब मोस्टली ट्रम्प की न्यूज़ कुछ ना कुछ वो बोल रहे होते हैं, तो अनसर्टेनिटी आती है, न्यूज़ को आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब आप वो कर सकेंगे, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं, वो ऑफ होती हैं, लेकिन आप वीकेंड पे ऑयल एंड गैस को बाइनेंस के ऊपर इनके फ्यूचर्स पे आप ट्रेड कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी विन है इन मार्केट्स के लिए, क्योंकि इनको वॉल्यूम आता हुआ वहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा जो कॉइनबेस के सीईओ हैं, उन्होंने कुछ फंडिंग अनाउंस की है कि वो क्वांटम प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगेन बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट फील हो रहा है क्वांटम पे, तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम जो है बनाया जा रहा है कॉइनबेस की तरफ से। सेकेंडली जो वितालिक बुterin हैं, जो इथेरियम के को-फाउंडर हैं, वो भी जो काफ़ी पुश कर रहे हैं कि प्राइवेसी बेस्ड जो एआई मॉडल्स हैं हमारे पास, जिस तरह एंथ्रोपिक के चल रहे हैं, ओपन एआई के चल रहे हैं, तो इसी तरह के एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट किया जाए इथेरियम की ब्लॉकचेन यानी कि उसके लेयर 1 के ऊपर, ताकि ब्लॉकचेन के अंदर भी एआई और प्राइवेसी के खास तौर पर जो मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। डिफरेंट एआई टूल्स इन ब्लॉकचेन्स पे, लेयर 1s पे, और इसके अलावा जो लेयर 2s हैं जो कि इथेरियम के ऊपर बिल्डअप हैं, उसके लिए भी फंडिंग की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो ज़बरदस्त खबर आती हुई है कि सुई फाउंडेशन जो है, उन्होंने ब्रिजिंग कर दी है सोलाना सिस्टम के साथ। ये दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, इनकी आपस में काफ़ी टसल भी चलती रहती है कस्टमर्स को लेने के मामले में, लेकिन अभी करंटली ये हो रहा है कि ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप हमें देखने को मिली है सुई सोलाना की, कि इनकी ब्रिजिंग एंगल पे तो क्रॉस ब्लॉकचेन जो इनकी एक्टिविटीज़ होंगी, ये आपस में लिक्विडिटी जो है उसको शेयर भी कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इथेरियम की जो नेटवर्क एक्टिविटी है वो ऑल टाइम हाई पे जा रही है, नियरली 700 और 700,000 जो डेली यूजर्स हैं, हमें उसमें इजाफा देखने को मिला है। नियरली हाफ अ मिलियन के करीब, हाफ अ मिलियन, क्वार्टर मिलियन के करीब हमारे पास न्यू एड्रेसेस इसके अंदर आए हैं, जो कि इस पूरे इकोसिस्टम जो इथेरियम का है उसकी लेजिटिमेसी को भी बताता है और बताता है कि इसमें यूजर्स कितने इसके लिए इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। अगर न्यू एड्रेसेस बने, इसका मतलब है लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, इसको एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए भी। जो बिटकॉइन माइनिंग है वो रिमेन हाईली कंसंट्रेटेड। लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि उसके अंदर 68% जो कंट्रोल कर रहा है यूएस, चाइना और रशिया। तो इसलिए क्रिप्टो को इन 3 कंट्रीज़ को, स्पेशली यूएस एंड चाइना, भी किस तरह से क्रिप्टो की रेगुलेशंस पे काम करते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे सारी कंसंट्रेशन, नियरली 68% हमारी माइनिंग हो रही है। मोस्ट रिसेंटली हमारे पास ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत बड़ा एक्सप्लॉइट हुआ है, नियरली $285 मिलियन का। उसको हम ट्रैक भी कर रहे हैं कि वो किस तरह से ये जो फंड्स उन्होंने लूज़ हुए हैं यहाँ से, वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो नियरली अभी हम जो ब्लॉकचेन पे थोड़ी सी मैं उसकी अभी बैकएंड पे कर रहा था काम, तो इथेरियम खरीदे जा रहे हैं। मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक्सप्लॉइट हुआ और फिर वो सारी बाइंग जो है हमारे पास इथेरियम में जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैलेंडर व्यू आता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे अनलॉक्स कौन से आने वाले हैं। तो मेन अनलॉक्स हमारे 8th ऑफ अप्रैल को आने वाले हैं, जो कि वेडनेसडे होगा। स्टेबल कॉइन जो है उसके 24 मिलियन के करीब हमारे पास अनलॉक्स हैं।
और इसके अलावा जो बड़े हमारे पास अनलॉक्स हैं वो 10th ऑफ अप्रैल को आएंगे, बेबलियन पर और बिग टाइम पर। फर्दर अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्टेबल की जो अनलॉक अमाउंट है जो कि $24 मिलियन है, उसमें अगर आप देखते हैं तो GMT +5 जो है, आपके टाइम फ्रेम के लिहाज से ये मेरा मेलबर्न का टाइम है, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। आप अपने टाइम के लिहाज से इसको कर सकते हैं। 10:30 PM जो भी आपका GMT उसको आप प्लस उसमें कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे $24 मिलियन के कॉइन्स जो है मार्केट के अंदर आएंगे। तो हमें यहाँ पे एक सेल प्रेशर स्टेबल जो कॉइन है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अनलॉक्स हमारे पास बिग टाइम के आते हैं कि नियरली $8 मिलियन के हैं, और फर्दर हमारे पास जो बेबलियन के हैं वो भी हमारे पास हैं, लेकिन ये थोड़े से कम हैं। तो मेरा मेन जो फोकस होगा वो स्टेबल पे होगा कि वो किस तरह से बिहेव करता है। सेक्टर्स को अगर हम देखते हैं कि ये वीक जो हमारा गुजरा है उसमें सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो हमारे पास जो यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज का सेक्टर है क्रिप्टो में नियरली 3.8% गेन किया है सेक्टर ने। फाइल स्टोरेज में भी हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, नियरली 3.2% भी। जो ओरेकल है जिसमें पुथ नेटवर्क हमारे पास बहुत फेमस आता है, 2.9% के गेन्स आए। और जो परपेचुअल डेक्सीज हैं ये हमारे पास लास्ट में 2-3 मंथ से जब हम इसको देख रहे हैं तो पर्प डेक्स जो है वो हमेशा हमें पॉजिटिव्स में देखने को मिल रहा है। और उसकी मेजर वजह ये है कि इनके जो फ्यूचर्स हैं आपके गोल्ड का, सिल्वर का, ऑयल एंड गैस का, इन पर्प्स पर मिलता है और लोग वीकेंड्स पे इनको ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं वॉर की सिचुएशन की वजह से। ब्रिजिंग जो सेक्टर है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, नियरली 6% का इसमें ड्रॉप आया। अब इन सेक्टर में जो बेहतर कॉइन्स अच्छे रहे हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सेफ कॉइन है जो कि यूटिलिटीज़ में आया, नियरली 31% का गेन्स आया। डेक्सी DEXC ये आज की हमारी पिक्स में भी शामिल होगा, वो यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज में आता है, नियरली 18% का हमें उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसके अलावा स्टॉच DYDX पुथ हमारे पास नियरली 15 और 18% की बकेट के अंदर रहते हैं। और वर्म होल जो है जो ब्रिजिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास, और इसी ने पूरे ब्रिजिंग के सेक्टर को नीचे गिराया क्योंकि $multi-billion का इसमें मार्केट कैपिटल है। तो उसमें काफ़ी हमें परफॉर्मेंस नीचे जाती हुई दिखी, और इसकी जो वजह हमें देखने को मिल रही थी वो सुई और सोलाना की जो पार्टनरशिप थी, क्योंकि वर्म होल पहले ये यूज़ हो रहा था एज ब्रिजिंग के लिए दोनों ब्लॉकचेन्स में, लेकिन जब सुई और सोलाना की पार्टनरशिप हुई तो काफ़ी कस्टमर बेस डायरेक्टली उन ब्लॉकचेन्स के ऊपर शिफ्ट आउट हो गई थी। इसके अलावा जो मोमेंटम ट्रैकर में हम देखते हैं तो स्काई जो प्रोजेक्ट है वो भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसने जो एनुलाइज अभी 7 डेज़ का इसने जो सिर्फ फ़ी जनरेट की है, ट्रेडिंग फ़ी की बात नहीं कर रहा, जो उनकी ट्रांजेक्शन फ़ीस हुई हैं वो $8 मिलियन की हुई हैं, और जो कम्युलेटिव फ़ी है वो $1 बिलियन से ऊपर की है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। नेक्स्ट अगर हम टॉप पिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास नियरली 5 टॉप पिक्स हैं, उसमें से हम 2 जो है वो मेन आज चूज़ करेंगे, लेकिन जितने भी आपको यहाँ पे Zcash, ZDC, नियर, एटम, ETC और डेक्सी दिख रहे हैं, ये सभी पोटेंशियल बाइंग सेटअप्स या सेलिंग सेटअप्स बन सकते हैं, यानी कि ये साइडवेज मूवमेंट नहीं है, इन पे आपके बाय के भी सेटअप्स बनेंगे, आपके सेल्स के भी बनेंगे। करंटली फराज भाई की हम हेल्प लेंगे हमारे 2 प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो बाय के सेटअप हो और सेल के सेटअप हो, टेक्निकली उनसे हेल्प लेते हैं। जी फराज भाई, हमारे पास 2 हैं प्रोजेक्ट्स, नियर प्रोटोकॉल NEAR, उसके अलावा एटम। इसमें अगर आप हमारी हेल्प टेक्निकली कर सकें कि बाइंग सेलिंग हम उसको कैसे देख सकते हैं। जी बिल्कुल सलमान, दोनों बहुत अच्छे सेटअप्स हैं। मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो रही है आपके पास तो देखिएगा, यहाँ पे नियर USDT का चार्ट है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का है। इसने बहुत बड़ी, एक तो पहले यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस शो की, बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ये एक्यूमुलेट हुआ, ये पूरे एक्यूमुलेशन जोन इसने ब्रेक करके इस टाइम ये बहुत अच्छी ट्रेंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है राइट नाउ। अगर ये करेक्ट होता है, मेरे ख्याल में जब तक ये वीडियो आएगी आपके पास, होपफुली ये अपने हाई लो बनाने, प्रिंट करने यहाँ कहीं आएगा। तो मैं इस लेवल को आए कर रहा हूँ 1.235 से लेके 1.240 को यहाँ पे टेस्ट करता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस हाई लो जो 1.1960 के करीब है वो बनता है, उससे थोड़ा सा नीचे। सो यहाँ से फिर हम आए कर सकते हैं अगर ये इस जोन में हमें मिल जाता है करेक्टेड प्राइस के ऊपर, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत अच्छा है। जो प्रीवियस इसके हाइज थे, लोअर हाइज यहाँ पे 1.305 और 1.328, इन दोनों को जाके टेस्ट कर सकता है। सो ये बहुत अच्छी यहाँ पे करेक्शंस, बहुत अच्छी बेयरिश रैली के बाद एक्यूमुलेट हो के अब ये ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होता हुआ नज़र आया है और ये अब ये ट्रेंड पे चल भी रहा है। सो बहुत अच्छी पिक है ये, जब भी नीचे आए करेक्ट हो इसको बाय करना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी सेकंड पिक है वो एटम की है, और इसके ऊपर हम 4 आवर पे जाते हैं, ये भी उसी तरह की पैटर्न पे है तकरीबन, लेकिन हमारा टाइम फ्रेम इस केस में डिफरेंट है। ये 2 आपकी यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस हैं इन लोअर लोज के ऊपर, उसके बाद ये भी एक्यूमुलेट हो रहा है।
अब जो इसकी रेजिस्टेंस है, मैं इस पर कंडीशनल या प्रोविजनल एसएल लगाऊंगा और कंडीशनल बाय स्टॉप लगाऊंगा कि जैसे ही ये 1.743 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यानी कि ये इस एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक कर देगा, तो फिर ये रैली में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा और उस केस में आपका एसएल जो भी यहाँ पे हाई लो प्रिंट है वो बनेगा। इस टाइम मैंने प्रोविजनल लगा दिया 1.673 के ऊपर। सो 1.743 बाय स्टॉप पे ट्रिगर कराएं और ये एसएल रखे हैं और इसके भी टारगेट्स फिर 1.844 और 1.9270 के बनते हैं। सो ये दोनों सेटअप्स अच्छे हैं। एक कंडीशनल है, एक करेक्टिव, उसमें आपने बाय करना है। साथ ही साथ हम बीटीसी और इथेरियम के भी टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। बीटीसी स्टिल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और हम ये कर रहे हैं कि ये कहीं नीचे ब्रेक करे और बुलिश डाइवर्जेंस बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर ये रैली दोबारा ऊपर की तरफ हमें नज़र आना शुरू होगी। लास्ट टाइम जो इसने एक जोन के अंदर रेंज में ट्रेड करता रहा था वो 70 सेशंस थे और उसके बाद इसने नीचे को ब्रेक कर दिया था। अभी इसके तकरीबन यहाँ पे 59-60 सेशंस हैं, तो मेरे ख्याल में 8-10 दिन के अंदर मेक और ब्रेक वाली इसमें कहानी बन जाएगी कि अगर लोज ब्रेक हुए तो डेली के ऊपर बहुत बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस है, नहीं ब्रेक होते तो ऊपर की तरफ फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि 76,200 की रेजिस्टेंस को ये कैसे तोड़ता है और सस्टेन करता है या नहीं करता। फिलहाल मेरे ख्याल में इसमें भी इंतज़ार करना चाहिए, वेट एंड वॉच वाली कहानी इसमें नज़र आती है। सेम गोज़ विद इथेरियम, सेम पैटर्न है, उसमें भी यहाँ पे 70 सेशंस लास्ट टाइम इसने रेंज में ट्रेड करता रहा और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर गया और यहाँ पे भी अभी इसके तकरीबन 59 से 60 सेशंस हो चुके हैं, इसमें भी सेम पैटर्न ही बना हुआ है। अगर कोई अपने लोस को ब्रेक करता है मार्जिनली तो इसके ऊपर भी डेली की बुलिश डाइवर्जेंस बन जाएगी और अगर नहीं करता 8-10 दिन यहीं पे गुजारता है तो फिर ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है 2380 की, ये देखना पड़ेगी। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर हम ऊपर के अच्छे लेवल्स को आई कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये था क्रिप्टो की तरफ से। मेरे ख्याल में आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। सो अमार की तरफ चलते हैं और मेरे ख्याल में इसको अब रैप करते हैं। जी अमार। बिल्कुल। सो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सरमाया का जो प्लेटफॉर्म हमने बिल्ड भी किया और जिस तरीके से हम आप लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पूरा आपको बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स न्यूज़ चल रही है वो बता रहे हैं, लोकल इकोनॉमी के अंदर जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो आपने कौन से सेक्टर्स में जाना है, किस टाइम पे आप जो है अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हो। फिर टेक्निकली फराज अपने एंड पे सारा बता रहे हैं कि KSR इंडेक्स का क्या आउटलुक लग रहा है। तो अगेन क्रिप्टो को भी हम कवर करें, तो ये चीज अगेन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे अप्रिशिएट भी कर दिया करें। दूसरी बात ये कि जो 2 अनाउंसमेंट्स हमने शुरू में की थी, एक नंबर 1 मंडे को मेरा यूएस सेशन के ऊपर मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। कुछ चीजें वहां पे मैं ऐसी बताऊंगा आप लोगों को जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी। तो ये जिस तरीके से मैंने नवंबर के अंदर एनालिसिस किया था वही सेम एनालिसिस मैं दोबारा करूंगा। तो अगेन आप लोगों ने रजिस्टर करना होगा, तो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। दूसरी जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि हमने जो सरमाया की ट्रेडिंग्स आप लोगों के लिए 20% ऑफ कर दी है। इसकी जो डेडलाइन है वो 6 अप्रैल रात को है, तो एक दिन ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों ने लाजमी इसका फायदा उठा सकते हैं। दिस इज फॉर यू गाइस कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमने कहा चले हम अपने एंड से जो है आप लोगों के लिए ट्रेनिंग्स के लिए थोड़े से ऑफ कर देते और इसके लिए आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से, सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।